ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक तगड़ा खरीदारी वाला सत्र उभर कर आ रहा है, लेकिन क्या होगी आपकी रणनीति आखिरी 1.5 घंटे में, उस पर करेंगे बातचीत। पहले हेडलाइंस। इजराइल और हमास युद्ध की फिक्र को पीछे छोड़ बाजार ने पकड़ी रफ्तार। निफ्टी करीब 200 पॉइंट उछलकर 19,700 के करीब। बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप में जोरदार तेजी। दाम कैपिटल की रिपोर्ट पर आज एस्कॉर्ट्स के शेयर में जोरदार खरीदारी, स्टॉक 5% भागा। खरीदारी की सलाह के साथ ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी का टारगेट 3,150 से बढ़ाकर 5,100 किया। मारुति ने अगले 8 साल का प्लान रखा सामने। बिना कर्ज लिए क्षमता विस्तार पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी भी बढ़ाकर होगी दोगुनी। 6 ईवी कारों के साथ 17 मॉडल्स होंगे लॉन्च। और अच्छे दूसरी तिमाही के अपडेट के बाद रियल एस्टेट स्टॉक्स का एक्शन बढ़ा। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स आज 4.5% भागा। प्रेस्टीज, पूर्वांकरा, अजमेरा जैसे काउंटर्स 13% दौड़े। शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 6% की तेजी। और भारत के लिए IMF से आई अच्छी खबर। इस साल के लिए भारत का GDP अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.3% किया। अमेरिका के ग्रोथ अनुमान में भी 0.5% की बढ़त। और IT दिग्गज TCS के साथ कल होगी नतीजों के मौसम की शुरुआत। दूसरी तिमाही में डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1% रहने का अनुमान। मार्जिन में %0.5 तक सुधार की उम्मीद। शेयर बायबैक का भी ऐलान करेगी कंपनी। मैं बिग एंड बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। कोई भी गैप डाउन मिले, लग नहीं रहा ज़्यादा बड़ा आएगा, लेकिन अगर उसके बाद आ जाए, मान लीजिए वो कॉन्फ्लिक्ट अगर थोड़ी सी बाइडन होती है, बड़ा गैप डाउन अगर आपको मिले ना, लपक के ले लीजिए इस मार्केट में। और किसी भी बड़ी गिरावट का इस्तेमाल आपको बाय के लिए करना है। ये इस समय की बड़ी कॉल है। वॉर नॉर्मली हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। वॉर खराब होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। हमारा कल भी व्यू था कि आप बाय करिए और लपक लीजिए जो भी गैप डाउन मिले। ट्रेडर हैं तो मार्केट में अब ट्रेड बहुत सिंपल है। एक स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें। कल भी हमारा एक व्यू यही था और कल वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस बार वो काश फैक्टर मिस नहीं करना चाहते, मतलब कि 6 महीने बाद ही काश मैंने ले लिया होता, तो पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स और वॉर हमेशा बेस्ट इंस्टेंसेस होते हैं। मैंने कल एक वॉर पे भी एक्सप्लेन किया था कि जब जब वॉर हुई है उसके बाद अगर आपने बाय किया है तो अच्छा पैसा बनता है। ओके हर्षदा, मैंने वो जो संडे को रील बनाई थी रात को 9 साढ़े 9 बजे, और वो एक्चुअली काफ़ी वायरल हुई थी। उसमें मैंने वो लपक लीजिए वाला वर्ड यूज़ किया था। तो एक्चुअली बहुत लोगों ने, मतलब क्योंकि पहले मैं इंग्लिश में था, उसके बाद मैं हिंदी में आया था, तो बहुत लोगों ने वो टर्म जो मैंने यूज़ किया था लपक लीजिए, उसको लेकर काफ़ी, मतलब एक काफ़ी चर्चा हुई थी उस चीज़ को लेकर। तो मैंने इसीलिए उस टर्म को वापस यूज़ किया, क्योंकि कल मामला यही था, लपकने का ही मामला था। और अगर आपने कल लपका होता वाकई में इस मार्केट को, तो कल खैर इंटरडे में पैसा बना, उसके बाद दोबारा कोलैप्स हुआ। कल भी आपको याद होगा हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अब आप पोजीशन कैरी करिए, जिसको सुबह सुबह हटा दीजिएगा और लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। और देखिए अब आज की तेज़ी का क्या मामला है। इतनी बड़ी तेज़ी, अब 1% ऊपर 200 पॉइंट की तेज़ी। कल की पूरी डिक्लाइन को हमने मिटाया और अब निफ्टी जो है वो सीरीज के हाई पर है। सीरीज के हाई पर अब इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। और मैं तो अब एक और इस समय बिग बोल्ड व्यू ले रहा हूं कि अब जो है निफ्टी वो अक्टूबर सीरीज में ही जा रहा है ऑल टाइम हाई पर, क्योंकि इस मार्केट ने सब कुछ टेस्ट किया, इसके ऊपर सब कुछ फेंका गया। इसने 19,255 को डिफेंड किया। इसने सीरीज के लो जो बनाए थे फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, उसको अब वायलेट किया है, अब उससे ऊपर आया है। तो मैं अब ये बोल रहा हूँ कि अक्टूबर में ये मार्केट आपको ऑल टाइम हाई दिखाएगा और बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि उसको लीड करे। सुबह भी हमारा एक व्यू ये था कि बैंक निफ्टी अब तक वीक रहा है, लेकिन नॉर्मली जब कवरिंग आती है जो सबसे वीक कंपोनेंट होता है वो लीड करता है। तो बैंक निफ्टी वो सबसे वीक कंपोनेंट था, उसने लीड किया। मिड कैप में बड़ी रिकवरी हुई और इन सब का वैसे एक कारण है,
और ये कारण कहीं ना कहीं से आ जाता है। ओवरनाइट कारण आया, जो यूएस मार्केट भी उस वजह से रिकवर हो रही है, जो बॉन्ड यील्ड में कोलैप्स आया और जो सबसे बड़े हॉक थी उन्होंने कह दिया कि अब रेट हाइक शायद ना हो, तो अब मार्केट मान के चल रहा है कि पॉज आएगा। मुझे लग रहा है यहां से लेके 1 नवंबर तक ग्लोबल मार्केट लीड करेंगे और मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई बनाएगा। ये मेरा इस समय का व्यू है और ऑल टाइम हाई आप अक्टूबर सीरीज में ही देखेंगे, ये भी व्यू मैं लेकर चल रहा हूँ। चलिए, तो कॉन्फिडेंस क्लियरली मार्केट में बढ़ता हुआ जिस तरह से टर्न अराउंड देखने को मिला है। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू, लेकिन सवाल यही, अब 19700 पर हम पहुंच गए हैं, डे हाई 707 था। अब क्या जो भी बचे हुए शॉर्ट्स थे वो कवरिंग के लिए आएंगे? अब ये तेजी वाला ही ट्रेंड है कि जब मौका मिले तेजी करें? हजदा, मुझे लगता है कि अभी तो तेजी शुरू हुई है, अभी तो ये तो तेजी की शुरुआत है। हम 20,200 से गिरना शुरू हुए, हमने 1000 पॉइंट की करेक्शन देखी, हम 19,255 तक गए, 20,222 वाला 19,255 तक गया, 19,255 से हमने वो रैली की शुरुआत की। वो इजराइल वाला फैक्टर आ गया, वरना ये पहले ही हो जाता। अब हमने आधा जो ग्राउंड है वो कवर कर लिया है। 19,700 के ऊपर आप अब यहां से लेकर अगर 250, 245, 250 तक आप 19,700 के ऊपर टिक गए तो 19,800 आज ही पॉसिबल है। और ये मोमेंटम मार्केट है, इसमें आपको अब आप चेज करना है, मतलब मार्केट ने क्लियर कट आपको बोल दिया है। अच्छा, एक और चीज, अब स्टॉप लॉस कहां एडजस्ट करना है आपको? अब आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेना है आज के लो पर। जो हमारा कल एक स्टॉप लॉस था, कल का लो जब शो में स्टार्ट किया था 19,480, अब उसको एडजस्ट कर लीजिए 19,565। अब 19,565 आपका स्टॉप लॉस है, उसके साथ बेधड़क लॉन्ग रही है इस मार्केट में। बाजार टर्न कर चुका है, अब ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का बन चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक दिक्कत है, बस अगले 200 से 300 पॉइंट थोड़े दिक्कत भरे हैं। अगले 200 से 300 पॉइंट में सारे मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं बैंक निफ्टी के। ये निकला, अगर 44,700 निकला तो बैंक निफ्टी में भी नया हाई आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी और कवरिंग पॉसिबल है। ये हो सकता है 44,650, 44,600 तक आज आपको लास्ट के 1 घंटे में दिखा रहे। तो क्लियरली स्ट्रेंथ चौतरफा बढ़ती हुई और कॉन्फिडेंस भी उस लिहाज से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए किन स्टॉक्स के जरिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्पेशली वायदे बाजार के साइड पर? जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। और जिन स्टॉक, देखिए बहुत स्टॉक्स चल चुके हैं, बहुत अच्छे चल चुके हैं। इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ क्लोजिंग में और कितना स्विंग आएगा थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन जो डेटा बहुत स्ट्रांग है हर्षदा, उसमें पहला स्टॉक है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, इनफैक्ट मल्टी ईयर नहीं, डेकेड ब्रेकआउट वाला DLF। मैं अभी भी आई थिंक इस पर फोकस करूंगा लॉन्ग साइड पे। सुबह भी बात हुई थी हमारी पूरे के पूरे रियल स्टेट पे। ये इस वक्त वर्ष 2008 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। सुबह बात हुई थी इस पे करीब 353, 349 पे, 553, 549 पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। लुक एट OI एडिशंस, करीब 7.5%। पहला स्टॉक वरीयता जिसको दी जाएगी वो है DLF। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे चोला फाइनेंस का, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव चोला फाइनेंस, लेकिन याद रखिएगा इसकी चार्ट प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार जरा प्लीज डेरिवेटिव्स के स्टैट्स दिखाइए इसके प्लेसमेंट। NBFCs में जो आज स्विंग आ रहा है ना, उसके अंदर सबसे अच्छा इसमें है 2.5% ऊपर है। OI शेड होना शुरू हो गया है, OI शेड हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ शॉर्ट्स भी बने थे यहाँ पे, लेकिन अब वो शेड हो रहा है। दैट मींस अब इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अब इसको शॉर्ट कवरिंग चेज करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट प्लेसमेंट है। और ये इस वक्त 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के सेशन के स्विंग हाई को क्रॉस करता हुआ, इस पर नजर रखनी है हमें। DLF हो गया, चोला हो गया, और उसके बाद एक बहुचर्चित कॉम्बिनेशन एंड दैट्स PFC एंड REC। आज बहुत दिनों के बाद हर्षदा इन दोनों स्टॉक्स के स्टैट्स एक बार फिर से अच्छे हैं। REC, PFC, जरा इन दोनों ही स्टॉक्स के आप एक बार जरा अपनी लोअर स्क्रीन पर OI एडिशंस देखिए। करीब 6,82,000 इस वक्त PFC में स्ट्रॉन्ग मूव, और REC ये भी अपने पिछले 5 दिन के स्विंग हाइस को काट चुका है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से अभी मैं सिर्फ 4 स्टॉक फीचर्स का चुनाव करूंगा हर्षदा, DLF, चोला फाइनेंस और REC, PFC का कॉम्बिनेशन। अनुज, बिल्कुल। खैर एनीवे, अब मार्केट में अच्छा मोमेंटम है और अब 19,700 पर निफ्टी, तो एक बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं, फिर स्ट्रैटेजी लेना शुरू करेंगे हर्षदा। जी हाँ, ट्रेंड तो जाहिर तौर पर तेजी का ही है। जिस तरह का उछाल अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मिड कैप्स हो, दिग्गज हो, देखने को मिला है, तो तेजी वाले काउंटर्स में आपको अलग अलग पॉकेट्स में आज मजबूती दिखाई देगी। लेकिन आज सरकारी कंपनियां और बैंकिंग स्टॉक्स का दिन उभर कर आ रहा है। सरकारी कंपनियों में कोल इंडिया देखिए 5% तक का इजाफा। दूसरी तरफ अदानी पोर्ट, जो कल ऑफ कोर्स वो इजराइल कनेक्शन के चलते 5% टूटा था, आज यहाँ पर
कवर कर रहा है 3.5% के गेन्स के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। सिटी यूनियन बैंक 7% के गेन्स। बिरला सॉफ्ट भी आज खरीदारी में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा जो रियल एस्टेट काउंटर्स में तेजी है उसका एक रिफ्लेक्शन है गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% ऊपर, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है 5% से ज्यादा की तेजी बनती दिखाई दी है सेक्टर में। और एस्कॉट्स कुबोटा जहां पर दाम कैपिटल की रिपोर्ट और इनका टारगेट काफी बड़ा है 5000 के ऊपर, उसके बाद वो स्टॉक नेली 5% के गेंस दिखाता हुआ, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली वाले ट्रेड्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डॉक्टर एडी, सिप्ला, बायोकॉन और मेट्रोपोलिस है। तो ये फिलहाल वो डिफेंसिव काउंटर्स जहां पर कल थोड़ी सी पोजीशनिंग तेजी की हुई थी, वहां पर आज मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। क्लियरली फिर से हाई बीटा, कुछ अग्रेसिव काउंटर्स की तरफ मार्केट का रुख फिर से बढ़ रहा है। अब फंडामेंटल्स पर हमारे साथ विलियम ओनील के मयूरेश जोशी जुड़ने वाले हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष चतुर्मोता, प्रशांत सावंत और स्वाति होतकर से बात करेंगे। 2:15 बजे एस्कॉर्ट्स पर डैम कैपिटल की रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या कहती है, कितने ऊंचे टारगेट्स हैं, इस पर सुमित को जोड़ेंगे। 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में रियल एस्टेट स्टॉक्स पर ही नजरें रहेंगी। पूर्वांकरा का जो Q2 का अपडेट आया है इस पर और बात करेंगे कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर के साथ। 2:30 बजे TCS पर रेडार पर रहेगा। आईटी कंपनियों के नतीजों का आगाज कल होने वाला है TCS के नंबर्स के साथ। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट और साथ ही ओवरऑल सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार टंकसाले जुड़ने वाले हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी रहेंगे। 3 बजे यतिन डीलिंग रूम का जायजा लेंगे, फिर लेकर आएंगे आपके लिए 3:10 पर BTST या STBT ट्रेड्स। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स के साथ। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय मैं लूंगा नेशनल एल्यूमिनियम, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, 96 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 95 का, बस ज्यादा नहीं। ब्रेकआउट मिला है, टारगेट 100 का है आज और कल तक के लिए। नेशनल एल्यूमिनियम बाय। ओके, तो नाल्को में एक तेजी का ट्रेड 96 के आसपास खरीदारी करें आप इस स्टॉक में जो वर्तमान भाव है। मानस, गुड आफ्टरनून। तेजी की तरफ आज बिल्कुल तेजी की तरफ हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए मेटल में ही ध्यान है, बहुत सारे मेटल काउंटर्स ने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है और उन्हीं में से एक हिंडाल्को भी है जिसने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। एक प्राइस ब्रेकआउट 480 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे हिंडाल्को में। स्टॉप लॉस 474 के रहेंगे और 505 रुपए के नेक्स्ट टारगेट रहेंगे हिंडाल्को के। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 485 वाला कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी सेट करिए। ओके, हिंडाल्को 485 का कॉल ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मेटल्स में मानस हिंडाल्को पे लॉन्ग देने की राय देते हुए प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, आपका इस वक्त स्टॉक आइडिया क्या है, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, अनुज जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एक स्टॉक जो मुझे बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है वो है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। करीबन 177-178 स्पॉट चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 173 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 190 तक देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा सकता है। ओके, चलिए स्वाति को जोड़ते हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून। स्वाति, आपका क्या ट्रेड होगा इस समय? यस, गुड आफ्टरनून। आज के लिए मेरे 2 बाय कॉल्स हैं। पहला है इक्का लैब पे। इक्का लैब पे आप देखोगे कि लास्ट 4-5 डेज ट्रेडिंग सेशन से काफी साइडवेज मोमेंटम में था, आज उसने ब्रेकआउट दिया है 950 का लेवल्स एंड आई बिलीव ये ट्रेंड काफी स्ट्रांगली अपसाइड रख रहा है। 1010 तक के मैं लेवल्स देख लूं, करंटली 952 के आसपास चल रहा है, तो बाय कीजिएगा इक्का लैब 935 के स्टॉप लॉस से। सेकेंड बाय कॉल है मेरा बालकृष्ण इंडस्ट्री पे। बालकृष्ण इंडस्ट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, ये फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशंस में चल रहा है, फॉर्मेशन में है। ब्रेकआउट इसका अपसाइड में एटलीस्ट 2580 के आसपास है, तो मैं ये प्रीएम्प्ट करूँ कि इसमें ब्रेकआउट आ पाएगा इन कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस डेज में। एंड ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ये वेल प्लेस्ड है, तो मुझे लगता है इस टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। तो करंट लेवल पे आप बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय कीजिएगा, 2500 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है 2670 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो तेजी वाले ट्रेड्स बालकृष्ण और इक्का लैब्स। आशीष चतुर्मोता, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा?
गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए मुझे मेरा भी मानना है, मैं अनुज के व्यू के साथ पूरी तरह से सहमत रखता हूं कि बाजार में कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बना चुका है और जिस तरह से वोलेटिलिटी में कूल ऑफ आया है, साइडवेज जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। जब इतनी बड़ी एक अनसर्टेनिटी बाहर देखने को नजर आ रही है, उसके बावजूद भी इंडिया विक्स क्लियरली इंडिकेट करे कि हमारा बाजार एक अच्छे बेस को बनाने की तैयारी कर रहा है और 19,500 पे मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया बेस निफ्टी का बन चुका है और ये कहीं ना कहीं एक अपसाइड की तरफ इशारा काफी स्ट्रांगली कर रहा है। और इसको जो लीड कर रहा है वहां पे मुझे लगता है बैंक्स काफी अच्छी तरह से लीड करेंगे। बैंक्स में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, एनबीएफसीज के अंदर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसी स्पेस में मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स हमारे फोकस में है, जिसके अंदर टॉप पिक के तौर पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन, इतनी वोलेटिलिटी में भी स्टॉक ने अपने लोस को ब्रीच नहीं किया। 210 211 का जो एक सपोर्ट जोन था उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से इंटैक्ट रहा और 4 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद अब मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 240 रुपए तक की एक अपसाइड पोजिशनली दिखाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर पे जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी जो बेस बना है वो 210 के आसपास बना है, तो ये बहुत ही एक कंफर्टेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड करा है। इसके ऊपर हर्षदा हम इसलिए भी काफी कंफर्टेबल है कि ये जो पीएसयू बैंक है वो जनरली 0.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें क्रेडिट ग्रोथ जो है वो करीब 16-17% की आ रही है। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर पे जो प्राइवेट पीयर्स के साथ वैल्यूएशन का गैप है वो थोड़ा नैरो डाउन होगा और कहीं ना कहीं ये पीएसयू बैंक्स इन जनरल 1.1-1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे जाएंगे और उसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम दिखा रहा है, वहां पर पे मुझे लगता है एक अच्छी खासी बढ़त देखने को नजर आ सकती है। ओके अच्छा, एक बार फिन निफ्टी लेकर आइए वापस। हल्की से एक डिप आई थी लेकिन अब उसमें बाइंग आ रही है 19,863, 19,865 यहाँ पर, और अब अगर ये 19,879 का जो इंटरडे हाई है अगर ये क्रॉस करेगा तो मुझे लग रहा है और यहाँ पर कवरिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर आज काफ़ी कॉल राइटर्स फंसे हैं जिस तरीके से यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई थी। और ट्यूसडे को काफ़ी मोमेंटम आता है इसमें वन वे और द अदर, और पिछले 3-4 ट्यूसडे अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से कवरिंग आ रही है अब हम 19,862 पर, तो ध्यान रखें वो 19,879 वाला जो लेवल है उसके क्रॉस होने की अगर तैयारी हो जाए तो इंटरेस्टिंग रहेगा। एक बार HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं, क्योंकि सुबह HDFC बैंक प्रिवेंट कर रहा था एक ब्रेकआउट को, उसके बाद एक इसमें ब्रेकआउट आया और अब अगेन HDFC बैंक, अगर HDFC बैंक डे हाई क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से ये एक शायद उस मूव को फिर थोड़ा सा एक विंग्स देगा 19,866 पर इस समय फिन निफ्टी, और इवन बैंक निफ्टी भी 44,469 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय आते हुए। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अब जरा IT स्टॉक्स लेकर आइए, HCL टेक, टेक महिंद्रा। सुबह थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी IT स्टॉक्स में, लेकिन अब निफ्टी IT डे हाई पर और टेक महिंद्रा, HCL टेक सबके सब डे हाई पर। HCL टेक, गावा सर एक बार HCL टेक पर व्यू दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है अपने 52 वीक हाई से इस समय। मैं इनफैक्ट निकाल ही लेता हूँ चार्ट यहाँ पर HCL टेक का। HCL का जो टेक का जो चार्ट है इट्स गुड। एक ब्रेकआउट तो नहीं मिला, लेकिन लगता है यहीं से ऊपर जाएगा। सेटअप के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बेस बना हुआ है। 1248 एक नेक्स्ट सपोर्ट है, ट्रेड करे 1262। मेरे ख्याल से आज और कल में थोड़ा वक्त दे तो 1300 पॉसिबल है। अब ट्रेड करे 1262, दैट मींस 38 रुपीज फ्रॉम हियर पॉसिबल। यस, HCL टेक बहुत ही बढ़िया आपने पिक किया हुआ है, लेने लायक है HCL टेक। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज एक स्ट्रॉन्ग मूव। और निफ्टी IT सुबह याद रखिएगा लगभग जब अनुज वॉल पे थे गए थे उस वक्त करीब 80 अंकों की गिरावट थी, और 9:45 बजे के बाद ये रिवर्सल आया और अब इस वक्त 256 अंकों पर HCL टेक्नोलॉजीज अब अपना कल का स्विंग हाई काटने के फिराक में करीब 1265 रुपए का एक स्विंग हाई था, उसके बेहद नजदीक पहुंच चुका है। मेरे स्क्रीन पर इस वक्त HCL टेक्नोलॉजीज के ऑप्शंस सारे के सारे डे हाई पर ट्रेड करते हुए। इनफैक्ट कल का हाई, इस वक्त का प्राइस, ये 27 सितंबर के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। मीनवाइल अब एक बार लेते हैं REC को। अब मानस, कुछ देर पहले मैंने REC का जिक्र किया था, मैं इसका स्टैट्स देख रहा था, मानस बहुत अच्छे। और अभी देखिए बात करते करते 2 बजे से लेकर 2:19 तक इसमें करीब आप समझ लीजिएगा कि 2.25 रुपए का 2.5 रुपए का स्विंग आ चुका है। आपकी राय क्या कहती है इस वक्त, कैसे अप्रोच करना चाहिए? कोई ऑप्शन ट्रेड है आपके पास इसमें? तो देखिए एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, क्योंकि करीब 7 सेशन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 280 पे बॉटम बन रहा है, और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 292-93 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है।
लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, और आज के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों में ही हम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे और स्टॉक 305 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो आरईसी का 290 वाला कॉल ऑप्शन, जो कि 9 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 7 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 15 रुपए का कम से कम टारगेट सेट करिए। ओके अच्छा, एक कुछ एजेंसीज पर कुछ खबर आ रही है एमआरपीएल के एमडी को लेकर कि उन्होंने कुछ बायो जेट फ्यूल प्रोजेक्ट की बात की है। तो शायद उसकी वजह से एकदम से एविएशन स्टॉक्स चमके। एक बार स्पाइस जेट का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और स्टेटमेंट एमआरपीएल के एमडी की है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो एविएशन स्टॉक्स के लिए यहाँ पर। तो एक बार स्पाइस जेट देख लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद देखते हैं अगर इंडिगो में भी ऐसा मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन पहले स्पाइस जेट लेकर आइए और उसके बाद इंडिगो देखेंगे हम। ये देखिए स्पाइस जेट में एक मूव आया 5-5.5% का, और उसके बाद देखें अगर इंडिगो में भी ऐसा कुछ मूव आया तो इसकी वजह से या नहीं। इंडिगो में नहीं आ रहा है वो, इंडिगो में भी है हल्का, नहीं इंडिगो में नहीं है लेकिन स्पाइस जेट में है। इनफैक्ट अनुज, स्पाइस जेट को लेकर ये भी अपडेट है जो सुमित बता रहे थे कि शायद वो मार्जिन्स के साथ सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो ज्यादा क्योंकि वो एक बड़ा पेमेंट देना है। लेकिन ये मार्केट रूमर है। और वो स्टॉक देखिए किस तरह से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है कल आशीष मेंशन कर भी रहे थे कि वो डेट आ गई है कि मार्जिन्स को जो पेमेंट होना है, अब वो इवेंचुअली वहां पर वो पेमेंट हो गया है या फिर कोई सेटलमेंट आ रहा है, वो देखना होगा। लेकिन क्लियरली वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है। वो एक्चुअली आई थिंक सीएनबीसी टीवी 18 की वो खबर है कि स्पाइस जेट और सेलेस्टियन एविएशन जो है वो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये एक उसकी वजह से एक खबर आई थी, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट। अच्छा एक बार जरा मेटल स्टॉक्स देखते हैं। ये जो चाइना वाली खबर आई है इसकी वजह से मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आया। एक बार जरा मेटल स्टॉक्स लेकर आइए। पहले तो ये निफ्टी मेटल्स का इंडेक्स ही देख लीजिए, यहाँ पर अच्छा मूव इस समय, और करीब करीब इंडेक्स में शानदार मूव। और उसके अलावा आप देखेंगे अगर मूव टाटा मोटर्स में भी इसके अलावा तो वहाँ पर भी एक अच्छा मूव आएगा, क्योंकि वो भी चाइना उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। तो वीरू कुछ और स्पॉट किया क्या यहाँ पर, क्योंकि क्लियरली मेटल्स में मूव है। हिंडाल्को, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जो भी चाइना से रिलेटेड प्लेस हैं उनमें सब में मूव आ रहा है वीरू। बिल्कुल 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 अनुज, मैं इस फ्लैश को देखने के बाद एग्जैक्टली निफ्टी मेटल इंडेक्स पे गया। निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज ये 12 सितंबर के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्राडे स्विंग है। एक बार इसकी स्कैनिंग करते हैं डायरेक्टर साहब, पूरा का पूरा मेटल्स रखिएगा, क्योंकि निफ्टी मेटल इंडेक्स अब कन्विंसिंगली 18 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम 20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मैं एक और चीज देख रहा हूं कि इसका एक इम्पैक्ट थोड़ा सा केमिकल स्टॉक्स पे भी है। आप जरा एक बार कल के सबसे ज्यादा क्रैक होने वाले एसआरएफ को देखिए। एसआरएफ 2265 पे इस खबर के आने के बाद ही एक सिंगल ट्रांच में पुल बैक लेके ऊपर आ गया। प्रशांत, अगर आप थोड़ी सी स्कैनिंग कर पाए डॉक्टर साहब, एक एक करके सारे स्टॉक्स देखिए। 125.70 टाटा स्टील डे हाई पे, एसआरएफ एक सिंगल टिक में लगभग 20 रुपए का सफर तय किया इसने। कुछ स्विंग ट्रेड करना चाहेंगे आप प्रशांत, अगर कोई स्टॉक देख पा रहे हो आप आपकी ओआई शीट पे? जी वीरू जी, आप एसआरएफ की बात करें या मेटल सेक्टर की बात करें? पूरा मेटल्स और एसआरएफ, एक आइसोलेशन में एसआरएफ बोल रहा हूं और पूरा मेटल्स, जिस पर अगर आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। जी डेफिनेटली, पहले अगर मैं एसआरएफ पे व्यू दूं तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कल का लो टेस्ट हुआ और वहां से हम बाउंस कर रहे हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। दूसरी बात, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा कल के लो के नीचे, तो 2190 आपका स्टॉप लॉस होगा। मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक ट्रेड होगा ये आपको कम से कम 2300 से लेके 2340 तक ले जा सकता है, तो इसमें बाय रिकमेंडेशन डेफिनेटली होगी। जहां तक मेटल्स की बात है, मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी वजह ये कि ये बेस के बहुत नजदीक है और वहां पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। करीबन 773 774 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा 765 765, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 800 से लेके 810 के होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बात करते हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो मारुति की लाइन थी। ये मारुति की तरह चल रहा है स्टॉक। ट्रैक्टर में पेट्रोल डलता है क्या? डीजल डलता है। डीजल डलता है ना, तो फिर उसको चेंज करना चाहिए हमको। लेकिन सुमित के पास चलते हैं। शेयर 4% ऊपर है, और डैम कैपिटल की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है।
सुमित के पास चलते हैं, जानते हो रिपोर्ट क्या कह रही है, फिर मैं एक इस ऐड के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको। सुमित पहले बताइए कि एस्कॉर्ट्स पर क्या रिपोर्ट क्या कह रही है। मैं पैसे सोच रहा हूँ पहले ऐड ही सुन लूँ। नहीं, वो मैंने एक रील बनाई थी ना अभी एक कुछ टाइम पहले कि आप अगर अच्छे एड्स याद हैं आपको, वो सारे के सारे अमूमन मल्टीबैगर्स निकलते हैं, चाहे आपको वो बजाज का ऐड हो, वो हमारा बजाज वाला, या वो फेविकोल का ऐड हो, फेविकोल ऐसा जोड़ लगा अच्छे से अच्छा ना तोड़, वो 90s 80s 90s के जितने अच्छे ऐड है ना उठा के देख लीजिए। जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, वो मतलब। और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, खाली ऐड अच्छा होने से काम नहीं चलता, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा। तो मारुति खुद काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर रहा है। खैर, लेकिन सुमित अब टॉपिक पे आते हैं, बताइए एस्कॉर्ट्स के बारे में। अच्छा, तो आज एस्कॉर्ट्स का स्टॉक बढ़िया तेजी के साथ है और डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है। 5100 रुपए का एक बड़ा अपग्रेड उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने खरीदारी की रेटिंग के साथ शुरुआत की है और जो टारगेट्स हैं उसको भी बढ़ाया गया है। 3150 से बढ़ा के सीधे 5100, यानी कि 2000 रुपए के आसपास का एक पोटेंशियल अपसाइड एकाएक उन्होंने अपने टारगेट्स के अंदर रिवाइज किया है। उन्होंने रिसेंटली मैनेजमेंट से कॉन कॉल किया और उस कॉन कॉल डिस्कशन के बाद ये टारगेट्स को रिवाइज किया गया अपवर्ड साइड पर। उनका मानना है कि कंपनी ने जो रिसेंटली मर्जर हुआ है, इसमें एस्कॉर्ट्स का कुबोटा का जो मर्जर हुआ, उसके बाद कंपनी के मार्केट शेयर में एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है और कंपनी नए मार्केट्स को भी इजीली केटर कर पा रही है। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लोकलाइजेशन से कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर भी एक बढ़िया इम्पैक्ट है। तो इन्होंने अपनी कॉस्ट को कम किया, जिससे इनके मार्जिन्स भी कुछ हद तक बेटर होते हुए दिखाई पड़े हैं। डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम्स में सुधार है ही, प्लस मार्केट शेयर भी यहाँ पर कैप्चर कर रही है कंपनी। और जो नए प्रोडक्ट हैं जिनको आपने जो इन्होंने कुबोटा के बैनर के थ्रू लॉन्च किए हैं, वो नए प्रोडक्ट्स में भी कंपनी के मार्जिन बेटर और वहाँ पर भी एक अच्छा मार्केट शेयर ये कैप्चर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लाइकवाइज उन्होंने ये भी बोला कि जो ग्लोबल नेटवर्क है कुबोटा का, वो कंपनी के लिए एक बढ़िया बेनिफिशियरी रहा है और FY 23 से 26 के लिए करीब 17% के आसपास की आय ग्रोथ का एक अनुमान जताया है और EBITDA भी करीब 37% और मुनाफा 47%, यानी कि इतनी अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की 17% EBITDA रेवेन्यू के सामने 37% ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और करीब 47% नेट प्रॉफिट का एक जंप यहां पर देख रहे हैं। और FY 26 की EPS के अकॉर्डिंग इन्होंने 5100 रुपए के आसपास के टारगेट्स इवैल्यूएट किए हैं। तो एक अच्छी रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट और उसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी है। एफएनडो के टॉप गेनर्स में आज एस्कॉर्ट्स आपको दिखाई पड़ेगा। ये वो रिपोर्ट है जिसका टारगेट देख के बस आंख मलते रह जाएंगे, क्योंकि वैसा ही एक्चुअली अस्टॉनिशिंग था। 5100 एक बहुत अग्रेसिव टारगेट है और ऑफ कोर्स एक अग्रेसिव परफॉर्मेंस की भी बात यहाँ पर डैम कैपिटल कर रहा है। एक टेक्नो फंडा पर्सपेक्टिव। इस पे ना मैं एक चीज बताऊं आपको हर्षदा, इसमें जब कुबोटा ने खरीदा था तो लोग हमेशा कहते थे कि जापानीज हमेशा टॉप पे खरीदते हैं और वो रनबैक्सी का एग्जांपल सब वही एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ टाइम में वही एग्जांपल था। तो वो कि जापानीज आ गया तो मतलब टॉप आ गया। सो मच सो कि जब उन्होंने 2000 रुपए दिए थे तब 1600 रुपए भाव था। काफी टाइम तक वो स्टॉक 2000 रुपए भी नहीं आ पाया था। इनफैक्ट वो ओपन ऑफर आई, ओपन ऑफर में इवन राकेश झुंझुनवाला ने उस समय अपना पूरा स्टेक तो नहीं लेकिन कुछ स्टेक ओपन ऑफर में दे दिया था कि अच्छा ओपन ऑफर है 2000 रुपए का। वो सोचिए वहां से ये स्टॉक अब 2000 वाला 3600-3700 हो गया। अच्छा, इसमें एक और खबर आनी है, 3350 के करीब आ गया। इसमें एक और खबर आनी है, इसमें वो जो एग्री मशीनरी के अलावा जो उनका एक दूसरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन वाला जो बिजनेस है ना, वो अपेरेंटली पिछले महीने वो न्यूज़ ब्रेक हुई थी, वो अपेरेंटली डील काफ़ी क्लोज है फ्रूशन के, कि वो डील आने वाली है। मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार करोड़ में शायद वो सौदा होगा। वो जो डील आ रही है वो किसी फॉरेन प्लेयर को ही बेचा जाएगा शायद, लेकिन वो डील भी आने वाली है। वो भी एक रीजन है कि एस्कॉर्ट्स इस तरीके से चल रहा है। और इनफैक्ट उस बिजनेस से नंबर्स जो कंपनी ने लेटली डिक्लेयर किए थे, वहां पर काफी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये स्टॉक अगर चला है इन द रीसेंट पास्ट उस पर्टिकुलर बिजनेस और उस खबर के इंतजार में दरअसल ज्यादा भागा है, क्योंकि हम सब जानते हैं अब की बारी मॉनसून थोड़ा सा फीका रहा। टेक्नो फंडा एनालिसिस क्या कहती है आशीष चतुर्मोता? ये स्टॉक तो आप काफी समय से ट्रैक करते आए हैं। जी बिल्कुल हर्षदा, और काफी हम इसके ऊपर पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल एक तो पहली बात एक MNC कंपनी की तरह अब इसके मल्टीपल्स पहली बात तो वहां पे रिलेट होंगे। और यहाँ से इन्होंने बात की कि 2028 तक ये अपनी रेवेन्यू को करंट लेवल से एटलीस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पे एक जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो हम ये बात करते थे कि कुबोटा का जो मार्केट है उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट्स के प्रोडक्ट्स को हम लिवरेज कर करके इंडिया को बेस बनाएंगे प्रोडक्शन का और ग्लोबली माल बेच सकेंगे। तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जो करंट में हम देखते हैं एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन वो करीब 6% का आता है और ये जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है ये आने वाले समय में करीब 20% हो जाएगा। तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ
हमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के अंदर में देखने को नजर आएगी। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि अब जो वैल्यूएशन का मल्टीपल है वो अब एक डोमेस्टिक कंपनी का नाम मिलकर कहीं ना कहीं एमएनसी कंपनी की तरफ मिलेगा। तो ये 3 की ट्रिगर्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अपसाइड काफी अच्छी बनी रहेगी प्योर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव पे। अब जहां तक के टेक्निकल्स का सवाल है तो देखिए, सबसे अच्छी बात हुई कि स्टॉक ने करीब 8 हफ्तों तक कंसोलिडेशन किया अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, और इस कंसोलिडेशन को आज के सत्र में एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, जो कि करीब करीब 14-15 लाख का शेयर का वॉल्यूम आज हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से अब बेस जो है वो 3200 रुपए पे बन चुका है, और यहां से ट्रैजेक्टरी 4000-4200 की मुझे लगता है ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, मैनेजमेंट के पास चलते हैं। दूसरी तिमाही के अच्छे अपडेट के दम पर रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेजी दिख रही है। पूर्वांकरा और अजमेरा दोनों में 12% से ज़्यादा का उछाल दिख रहा है। पूर्वांकरा की बात करें तो बिक्री में 102%, तो वॉल्यूम में 89% की ग्रोथ रही है। दूसरी तिमाही में कारोबार और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्वांकरा के CEO अभिषेक कपूर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो ग्रोथ रही है आपकी, ये किन ज्योग्राफीज़ में, किन सेगमेंट्स में रही सबसे ज़्यादा, या ये एक सेकुलर ग्रोथ थी आपकी? देखिए, ये जो ग्रोथ है ये लार्जली बैंगलोर और चेन्नई मार्केट को लेके है, जो न्यू लॉन्चेस हमारे हुए हैं। लेकिन जो हमारे सस्टेनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल है, और जो मेजर ग्रोथ हुई है वो न्यू लॉन्चेस की वजह से हुई है, और आगे भी हम जो अगले 6 महीने में न्यू लॉन्चेस आएंगे उससे हमको आगे भी ग्रोथ बरकरार दिखाई देगी, और फेस्टिव सीजन भी है, तो दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त, सस्टेनेंस और न्यू लॉन्चेस। अभिषेक जी, एविडेंट है कि जो हाल ही में रेट हाइक्स आए हैं आरबीआई की तरफ से, उसका डिमांड पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। प्राइस पॉइंट्स के लिहाज से अगर आप हमें एक अंदाजा दे सके कि वहां पर क्या आपको रियलाइजेशन में कुछ और स्कोप है दाम बढ़ाने का? जी, ये देखें कि जो नॉर्मल प्रोजेक्ट अप्रिशिएट होता है वो लॉन्च से कंप्लीशन तक अपने आप एक नेचुरल कोर्स में प्रोजेक्ट अप्रिशिएट होता है, उसमें प्राइस बढ़ते हैं। और जहां तक ओवरऑल प्राइस अप्रिसिएशन का सवाल है, मुझे लगता है कि ये एवरेज 8 to 9% एवरेज एनुअल ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई देगा हमको प्राइसेस में। तो मुझे जो ये लग रहा है इस वक्त जो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है, जिसमें जो इन्वेंट्री है पूरे मार्केट में वो 12 महीने से कम की इन्वेंट्री है। बैंगलोर जैसे मार्केट में 8 महीने से कम की इन्वेंट्री है। तो क्योंकि इन्वेंट्री कम है और सप्लाई की कमी है और डिमांड है, और प्लस जो एक नेचुरल अप्रिसिएशन होता है, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ है दोनों वॉल्यूम में और वैल्यू में, रियलाइजेशन में, ये कंटिन्यू होता दिखाई देगा अगले एटलीस्ट मुझे लगता है 12 से 24 महीने तक फॉर श्योर। ओके, तो अभिषेक जी का मानना है कि वॉल्यूम और वैल्यू दोनों, मतलब प्राइस रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। एक और चीज़ अभिषेक जी, मतलब मैं अभी देख रहा हूँ, अगर मैं H1 की आपकी टोटल सेल्स देखूँ जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2700 से 2800 करोड़ रुपये आ सकती है। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट डबल टू, आई थिंक, अगर आप कंपेयर करें इसी अवधि को लास्ट ईयर से। जो प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट होने के कगार पे हैं, बहुत नज़दीक हैं, आई मीन अगर मैं उसको लेके चलूँ तो ये जो फुल ईयर का रेवेन्यू है, जो टॉप लाइन है, वो कहाँ तक जा सकता है? कि ये दो अलग पैरामीटर्स हैं। ये जो आपने अभी काउंट किया और जो बताया 100% ग्रोथ है, डबल हुई है, वो प्री सेल्स के नंबर है, और जो रेवेन्यू रिकग्निशन होता है वो डिलीवरी पे होता है। तो जो डिलीवरी है वो अगले 6 महीने में, स्पेशली मार्च क्वार्टर में आपको ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, ओसी की एप्लीकेशंस होंगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशंस होंगी। और जहां तक प्री सेल्स का सवाल है, उसमें ऑलरेडी आपने एकदम सही बताया कि करीब करीब 100% से ज्यादा की ग्रोथ है लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर H1 में। और वो नॉर्मली जो H1 में होता है वो H2 बेटर होता है H1 से, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है, मार्च क्वार्टर नॉर्मली बेटर होता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू लॉन्चेस के साथ ये आगे के 6 महीने भी इसी तरह का परफॉर्मेंस दिखाई देगा। लेकिन जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो डिलीवरी पे होगा, वो हमको ज्यादा मार्च क्वार्टर में दिखाई देगा। H2 पर आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे जो नए लॉन्चेस आएंगे? क्या प्राइमरीली आपकी इन ज्योग्राफीज जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई में ही होंगे, या फिर आप कुछ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इस मार्केट में भी? जी, मेजर लॉन्चेस, मैक्सिमम लॉन्चेस बैंगलोर, चेन्नई में है, फिर कोची और पुणे में है।
सो अभी इस वक्त की जो पाइपलाइन अगले 6 से 9 महीने की है वो ये इन मार्केट्स में है। बॉम्बे में जो न्यू लॉन्चेस है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली इन द सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में होंगे। पूर्ण बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर ये सारे डिटेल्स देने के लिए। आज पूरे रियल एस्टेट स्पेस में हमने देखा एक तगड़ी तेजी, और अब तक जो भी Q2 अपडेट्स आए हैं वो मजबूत ही आए हैं। चाहे वो आप प्रेस्टीज देख ले जो कल एक आउट परफॉर्मर था, आज भी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, या फिर दूसरी कंपनियों की बात करें। वेरी क्विकली एक टेक चेक ले लिया जाए। स्वाति, प्रेस्टीज, DLF जैसे काउंटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे काउंटर्स, सब में तेजी है। आप क्या प्रेफर करेंगी लेना? आप अनम्यूट करेंगी प्लीज? Sure, I'm sorry. Definitely, रियल एस्टेट सेक्टर्स में हम लोग ने काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखा था। पूर्वा इज वन ऑफ द परफॉर्मिंग स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई अलग दूसरा स्टॉक लगता है तो मुझे लगता है प्रेस्टीज एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो भी 740 के रेट में चल रहा है। आज जिस हिसाब से इसने प्राइस मोमेंटम विद वॉल्यूम किया है काफी स्ट्रॉन्ग है। अपसाइड में आई बिलीव कि ये फर्स्ट टारगेट विल बी 840 लेवल्स, उसके ऊपर इसमें ये क्षमता है कि 940 तक भी लेवल्स टच कर सकते हैं। तो एट द करंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लगता है प्रेस्टीज भी आप ले सकते हो। नीचे में एक से 700 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि एक प्रीवियस स्विंग सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो या इनिशिएट कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 840 लेवल्स। ओके, चलिए प्रेस्टीज एस्टेट्स पर हो गई बात। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी की, TCS, जिसके कल Q2 नंबर्स आने हैं और साथ ही एक बड़ा अनाउंसमेंट आना है बायबैक को लेकर। तो आशीष के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें नंबर से, और बायबैक को लेकर भी क्या अगर कोई मार्केट अंदाजा लगा रही है तो। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। बाजार का अंदाजा चल रहा है, बिल्कुल ठीक। कल रिजल्ट्स Q2 के और साथ साथ बायबैक का, और अपडेट आया है हमेशा की तरह शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बट ऑब्वियस, बाजार बंद होने के बाद कल TCS के नंबर्स आएंगे। एक्सपेक्टेशन Q2 से भाई माना तो जा रहा है कि एक म्यूटेड क्वार्टर होगा। जैसे कि पिछले 2 तिमाहियों से ठंडा परफॉर्मेंस चल रहा था, वैसे ही इस बार भी नतीजे फीके। डॉलर आय में 3/4% का उछाल, और एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी, उसमें भी अमूमन 3/4% के आसपास की बढ़त Q on Q देखने को मिलेगी। तो पिछले 3 तिमाहियों की ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में Q on Q आपकी स्क्रीन पर आएगी, और 3 क्वार्टर्स से सब 1% ग्रोथ कर रही है। इनफैक्ट इससे पिछले क्वार्टर में तो 0% ग्रोथ थी, आप लोग को याद होगा। तो टफ टाइम्स है, मार्जिन्स लाइकली फ्लैटिश रहेंगे। कुछ लोग मान रहे हैं 40 से ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट के आसपास सीक्वेंशियली, यानी कि तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट। तो जहां तक Q2 के परफॉर्मेंस की बात है, एक ठंडा परफॉर्मेंस। पर यह स्टॉक आप लोगों ने नोटिस करा होगा अपने 52 हफ्तों के हाईज के बेहद करीब इस समय कामकाज करता हुआ। इनफैक्ट मिड अप्रैल से अब तक 17% से ज्यादा का उछाल। क्यों? अब इसमें 2-3 रीजंस हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था, इस बीच में IT कंपनीज की लार्ज डील विन से उत्साह बढ़ रहा था। भाई TCS केस में JLR के साथ हुआ, यूके की नेस्ट के साथ इन्होंने लार्ज डील्स अनाउंस करनी थी, तो उससे उत्साह था। दूसरा, स्ट्रीट कहीं ना कहीं FY25 में IT डिमांड एनवायरमेंट में सुधार, लार्जली कहीं एक रिकवरी प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। उस लिहाज से इस बार के नतीजों की कमेंट्री, वो डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होगी। देखना होगा इस समय मौजूदा मांग का एनवायरनमेंट, H2 को लेकर किस तरह का परफॉर्मेंस, H2 में किस तरह की रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लार्ज डील विंस की पाइपलाइन कैसी है, और एम्प्लॉय एडिशन के नंबर्स क्या देता है TCS। अच्छा, एक चीज और, TCS के केस में इन्होंने अभी हाल में ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया था। नए CEO साहब कीर्तिवासन के अंदर वो नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब उसके चलते किस तरह के बदलाव, किस तरह से स्ट्रैटेजी में चेंजेस, उस पर भी स्ट्रीट फोकस करेगा। और जहां तक बायबैक की बात है, भाई मोस्ट लाइकली टेंडर रूट के थ्रू हमेशा की तरह एक अच्छा प्रीमियम, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी प्रमोटर्स शायद पार्टिसिपेट करेंगे हमेशा की तरह। अब बाकी के कॉन्टोर्स तो पता नहीं, सारी ब्रोकरेजेस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है बायबैक का साइज, क्वांटम। JP मॉर्गन कह रहा है 18,000 करोड़ रुपए, IIFL कह रहा है 18 से 20,000 करोड़ रुपए, और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है शायद 18 से 22,500 करोड़ रुपए। तो मोटा मोटी 18-20,000 करोड़ रुपए के आसपास का शायद आप बायबैक TCS से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल शाम को। ओके, 18 से 20,000 करोड़ का बायबैक आप शायद TCS से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
आशीष चतुर्वेदी, क्या व्यू होगा आपका टीसीएस को लेकर, क्योंकि बायबैक क्लियरली एक फ्लोर प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आई तो स्ट्रीट किस तरीके से लेगा इसे? बिल्कुल, तो देखिए ये तो बायबैक तो डेफिनेटली डाउन साइड प्रोटेक्ट करेगा, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे हमने अभी तक के कोई नंबर कांस्टेंट करेंसी में नहीं देखे या डील कन्वर्जन भी इस तरह से वहां पर भी हमें कोई बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नजर नहीं है, उसके बावजूद भी स्टॉक कंटिन्यूसली एक सपोर्ट और बेस बना रहे, तो ये डेफिनेटली स्टॉक को 3500 के जोन में मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट देंगे। अब जहां तक के जो दो की मॉनिटरेबल्स है जिसको बाजार वॉच करेगा वो है कि किस तरह के डील विंस यहाँ पर पे आ रहे हैं, और सेकंड है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या आता है। तो मेरे हिसाब से उसको बाजार बिल्कुल वॉच करेगा, और अगर से वो नंबर्स में कहीं भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी अपसाइड यहाँ पर खुलती हुई नजर आएगी। अदरवाइज मुझे लगता है स्टॉक कोई नेगेटिव सिचुएशन में साइडवेज होते हुए नजर आएंगे, पर कहीं कोई बड़ी गिरावट की संभावना मुझे कम नजर आती है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमें लगता है आईटी के स्पेस में आपको बनाए रखनी चाहिए, और जिसमें टीसीएस, एचसीएल टेक लार्ज कैप में काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं, और थोड़ा सा सेकंड टेब में देखिए तो मेरे ख्याल से लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग इस पड़ाव पर नजर आते हैं। तो है इनफैक्ट ईयर टू डेट आप देखेंगे तो इंडेक्स निफ्टी आईटी का करीब 11% तक के रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ सेकेंड क्वार्टर का हाल देखें तो वहां पर 7.5% तक के गेंस। तो ज्यादा कुछ एक्शन अगर हुआ है आईटी कंपनियों में इन पिछले 3 महीनों में, जो आप सेकंड क्वार्टर कहते हैं, उसी में होता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ ओमकार टंकसाले भी जुड़ गए। ओमकार, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट इन डील विंस की अपडेट सुनकर हमने देखा स्टॉक्स में एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी, क्योंकि वो लोगों को लग रहा था कि अगर डील्स आ रही हैं तो शायद बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिहाज से आपने जब तक जो भी बातचीत की होगी कंपनियों से, क्या फीलर्स मिल रहे हैं? क्योंकि बीच में 2 बड़े ब्रोकरेजेस ने साफ कह दिया कि FY25 भी एक वॉश आउट साल रहेगा, जो H2 से उम्मीद थी वो भी नहीं करनी चाहिए। जी डेफिनेटली, आई मीन आप अगर देखे जाए तो डील विंस इज द ओनली थिंग दैट ये आईटी सेक्टर को थोड़ा सा एक सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन इसका डायरेक्टली संबंध अगर करंटली आईटी स्पेंडिंग से जुड़ा जाए तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आईटी स्पेंडिंग में थोड़ा सा फिर भी कमजोरी है। बहुत सारे मैनेजमेंट बोल रही है कि हम लोग के पास विजिबिलिटी नहीं है अगले कुछ क्वार्टर्स में, या फिर अगले कुछ आने वाले समय में थोड़ा सा विजिबिलिटी लैक इशू है, तो स्पेंडिंग डिलेस अभी भी हो रहे हैं, दैट विल लाइकली टू कंटिन्यू। हाँ, हालांकि अगर चीजें बदलाव आएगी तो एक H2 से लेके थोड़ा सा रिकवरी दिख जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डील विंस ये क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे हर एक कंपनीज में। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीसीएस में भी 8 to 10 मिलियंस का डील विंस पाइपलाइन रहेगा, क्योंकि जो एक्सेंचर का भी रिजल्ट्स आया उसमें डील विंस काफी अच्छे रहे 300 करोड़ के, $300 मिलियन के जनरेटिव एआई के डील्स उन्होंने क्रैक किए। सो टेक्नोलॉजी शिफ्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टू दी सेल्स साइड और रेवेन्यू जनरेटिंग टूल्स के यहाँ पे शिफ्ट होते हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि स्पेंडिंग कितना रहेगा, बिलिंग कितना रहेगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम्स है, लेकिन ये नियर टाइम्स है और आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम लाइन पे आने के लिए उसको थोड़ा टाइम समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है अभी भी आईटी सेक्टर में। ओंकार, गुड आफ्टरनून। टीसीएस के शेयर में ऑलरेडी काफी बड़ी रैली हो चुकी है और ये एक्चुअली 52 वीक हाई के काफी करीब है, और इसकी वैल्यूएशन अब एक प्रीमियम पर है कंपेयर टू इट्स ओन एवरेज मल्टीपल्स। तो आपका स्टॉक पर क्या व्यू है इस समय टीसीएस पर? टीसीएस डेफिनेटली, आई मीन वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में अगर देखा जाए तो वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, वॉल्यूम ग्रोथ रहता है, सबसे अच्छा स्टेबिलिटी दिखाता है। और आईटी सेक्टर्स में एज यू ग्रो विद द वॉल्यूम्स, योर EBITDA मार्जिन्स, योर रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइकली टू ग्रो। तो ये एक पिरामिड जैसा है। सो टीसीएस वो इट ग्रोज विद द साइज, तो एक वो तो रहेगा। टीसीएस इज ऑलवेज इन द प्रीमियम एज कंपेयर टू द अदर आईटी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो। लेकिन
एक बायबैक, मेरे हिसाब से एक बायबैक की जो टेंडर ऑफर है विच ऑलवेज 80% ऑफ द कैश फ्लो इज लाइकली टू ट्रांसफर टू दी शेयर होल्डर्स, उसके हिसाब से एक थोड़ा सा चेरिश होगा। अगर मेरा अभी भी अगर लॉन्ग टर्म व्यूज में अगर देखा जाए तो होल्ड रिकमेंडेशन रहेगा टीसीएस के ऊपर, क्योंकि जो रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें FY24 में भी बहुत तेजी आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। एक रिकवरी दिख सकती है H2 में, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम जो पिछले क्वार्टर्स में और या फिर पिछले ईयर्स में थे उसके आने में FY25 तो डेफिनेटली लगेगा। सो माय रिकमेंडेशन इज करंटली होल्ड ऑन TCS। इस पर होल्ड, आपकी राय। और बाकी कंपनियों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके ठीक बाद फिर इन्फोसिस और HCL टेक आएगा। और इन्फोसिस ने अगर आपको याद रहा हो पिछले क्वार्टर में टीसीएस के सामने थोड़ी सी बेहतर ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन ऑफ कोर्स उनके पास भी क्लैरिटी नहीं थी कि बाकी साल कैसा रहेगा। यहाँ पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इन्फोसिस डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि Q4 वाज अ लैगर्ड, लेकिन आप अगर देखा जाए सो Q1Q में इन्फोसिस considered to be better as compared to TCS। मेरे हिसाब से ये क्वार्टर में इन्फोसिस थोड़ा सा एक नैरो डाउन करेगा उसके गाइडेंस को, जो वो एक तो 3% का था जो 2 to 3% वो कर सकता है। मार्जिन स्टिल विल बी लाइकली टू बी अंडर प्रेशर, वेज हाइक्स रहेगा एक क्वार्टर्स में तो रहेगा। डील्स विच डेफिनेटली अच्छे आएंगे, विच इज वन थिंग दैट वन शुड बी चेरिशिंग। उधर सबकॉन कॉस्ट थोड़ा सा नैरो डाउन होते हुए और कम होते हुए दिख सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनफी भी बहुत ज्यादा एक क्वार्टर में गिरेगी। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1.5% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ इन रूपी टर्म्स इन Q2 FY24 फॉर इन्फोसिस। ओके और HCL टेक की बात करें तो वो एक गाइडेंस रेंज थोड़ा कम कर सकता है ये क्वार्टर में। अपर बैंडविड्थ जो विड्थ है उसका उधर से 1% से कम कर सकता है, लेकिन ये क्वार्टर्स में वो इट इज द बेस्ट बेट इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप फॉर दिस क्वार्टर। वी आर एक्सपेक्टिंग 2% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ इन रूपी टर्म्स फॉर दिस क्वार्टर। डील विद HCL टेक की भी बहुत अच्छी रहेगी ये क्वार्टर्स में। उसका जो ER&D बिजनेस है that will likely to perform better as compared to traditional IT services, लेकिन मोड टू शायद से अच्छा कर सकता है because of the cloud transformation। So but margins again will likely to be remain under pressure तो उनका for this quarter। जो 6 लार्ज कैप IT कंपनीज हैं TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री, क्योंकि अब वो भी इंडेक्स का हिस्सा है, इसमें आपका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा अभी अर्निंग्स आने से पहले? मेरा पैकिंग ऑर्डर है फिलहाल अर्निंग बेट्स पे अगर देखा जाए तो HCL टेक, देन इन्फोसिस, TCS, देन टेक महिंद्रा, देन विप्रो। ओमकार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो क्लियरली उम्मीद है कि नंबर्स थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री में कितना सुधार आता है वो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अब तक एक सुर में सभी कंपनियां कह रहे थे डिमांड ग्रोथ नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बिलिंग बेहतर नहीं हो रही है, और इतने सारे नोज के बाद क्या कुछ लाइट है टनल के अंत तक, वो देखना ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल। और इसमें हर्षिता अभी एक और वेरिएबल ऐड होगा, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स किस तरीके से जा रही हैं। कल रात को एक बड़ा कोलैप्स आया बॉन्ड यील्ड में, अगर वो कंटिन्यू करेगा तो मेरे ख्याल से एक बड़ा फैक्टर मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर आईटी कंपनियों को। और आज भी देखिए आईटी खुला नीचे, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है इस समय, वो अभी भी खैर बना हुआ है। बाय द वे मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, थोड़ा सा एक बार 19,700 पर निफ्टी अटक रहा है, बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। 44,400 44,500 की सिग्निफिकेंस समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों लेवल्स, 44,400 44,500, क्योंकि जो 20 डेमा और 50 डेमा है ये यहीं कहीं प्लेस्ड हैं बैंक निफ्टी पर, दोनों के दोनों लेवल्स। लेकिन अभी एक काम करते हैं, एक बार HDFC बैंक को रिविजिट करते हैं और उस पर एक व्यू लेते हैं। मानस, HDFC बैंक क्या कोई साइन दे रहा है कि कुछ किसी किस्म का बॉटम बना हो, या फिर टू अर्ली टू से? आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न में कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है।
अभी भी स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप चार्ट पे ही देखेंगे, अगर आप 60 मिनट पे चाहेंगे तो भी कहीं पर अभी तक हाई टॉप हायर बॉटम नहीं बने हैं। तो आई थिंक वेट करना बेहतर है। 1540 के ऊपर या 1545 के ऊपर आई थिंक चांस लेना चाहिए, उससे पहले आपको चांस नहीं लेना है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 1510 रुपए का जरूर लगाइए। ओके, 1510 का स्टिक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए। रिलायंस की एक बहुत अच्छी बेस बन चुकी है और यहाँ से स्टॉक पिकअप होना चाहिए। इनफैक्ट इट शुड लीड द निफ्टी रैली। तो इसका जो 2320 2320 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 3940 के रेंज में चल रही है। मैं इसको खरीदना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 24 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 65 का होगा 65। ओके, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक व्यू आता हुआ 2320 का कॉल 49 पर है, 39 पर है रादर, 65 आपका टारगेट रहेगा। ये फिलहाल आपकी राय। सस्ता ऑप्शन में ध्यान रहे, डिस्क्लोजर भी हमारी तरफ से, जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस के हाथ में। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी आप बात जरूर करें। मानस, एफएनओ सुपरस्टार। तो देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए एचडीएफसी एएमसी पे ध्यान देना चाहिए। पैटर्न बहुत क्लियर है। देखिए, पहले से ही हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। आज हमें कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो एचडीएफसी एएमसी के फ्यूचर में खरीदारी करनी है, 27-29 के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 2950 के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 2760 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 84 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 59 का स्टॉप लॉस लगाइए और 135 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आपका ट्रेड है एचडीएफसी एएमसी और थोड़ा सा अगर आप देखें इस ऑप्शन में लिक्विडिटी देखभाल के, मतलब जब भी लें इम्पैक्ट कॉस्ट थोड़ी सी इसके ऑप्शंस में ज़्यादा होती है, तो उसको थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। दोनों में से बेटर ज़्यादा अच्छा हो, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शन, उसको लीजिएगा। अब एक काम करते हैं, आशीष जी से पिक करते हैं आज का जो उनका ट्रेड है उसको। आशीष, बताइए आज का चार्ट का चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? जी, तो देखिए मैं इसमें जाना चाहूंगा आज पेटीएम के साथ। डिस्क्लोजर के स्टॉक हमने हमारे पास हम इसको पोर्टफोलियोज में ओन करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन एक मंथली चार्ट्स पर पेटीएम ने ब्रेकआउट दिया है। वीरू, आप इसको देखेंगे मार्च 2022 के बाद कंसोलिडेशन करने के करीब 1.5 साल बाद अब ये स्टॉक एक नए टेरिटरी में निकला है। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक में आए और मेरा मानना है 920 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। इस सपोर्ट को स्टॉक में होल्ड किया तो 1040 1050 की जगह यानी यहाँ से करीब 100 रुपए तक की अपसाइड मैं समझता हूँ पेटीएम के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चार्ट का जो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर नजर आ रहा है वो पेटीएम नजर आ रहा है। ओके, पेटीएम। चलिए चलते हैं मयूरेश के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका मिड कैप फंडा। आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून अर्चिता जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन इन द पैनल। तो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इस पे हमारी फोकस है मार्केट विद इंडिया में। केएनआर कंस्ट्रक्शंस और पीएनसी इंफ्राटेक दोनों पे ध्यान रख सकते हैं। फॉर द स्टॉक दैट वी आर चूजिंग टुडे, केएनआर कंस्ट्रक्शंस एक अच्छी विकल्प हो सकती है। 2-3 चीजें, एक जो इसकी ऑर्डर बुक है वो काफी तगड़ी है। एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑर्डर बुक और बढ़ती जाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि टेंडरिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाली है और जैसे एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा तीसरे और चौथे तिमाही में, नंबर्स फॉर द एंटायर ईयर बहुत बेहतर आने चाहिए। दूसरा देखें जो कंप्लीशन हो रहा है प्रोजेक्ट्स का बिफोर टाइम, पीएनसी ने भी अभी एक प्रोजेक्ट बिफोर टाइम कंप्लीट किया था। इनको बोनसेस में मिलती हैं और इनके जो आईआरआर्स है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए, जितनी इक्विटी लागत लगानी है, हैम प्रोजेक्ट्स हो या ईपीसी प्रोजेक्ट्स हो, वो बहुत ज्यादा है ही नहीं ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। और इसके लिए आई थिंक जितनी भी इंटरनल अक्रूवल से कैश जनरेट होगी वो सफिशिएंट होगी टू प्रॉब्ली प्रोवाइड फॉर दैट। जो इनकी इन्वेंट्री है फिक्स्ड एसेट्स की, ये बहुत जबरदस्त तरीके से एग्जिस्टिंग है और ग्रो हो रही है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज देगी बैलेंस शीट के ऊपर और रिटर्न रेशियोज अच्छे खासे रहेंगे। तो हमें लगता है आई थिंक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। केएनआर कंस्ट्रक्शन एक अच्छा विकल्प है। ओके, तो ये फिलहाल केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये है वो मिड कैप फंडा जो मयूरेश ने किया आइडेंटिफाइड। सभी ट्रेड्स में आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2320 का कॉल 39 पर सुझाया, 65 टारगेट है, 24 स्टॉप लॉस। फिर आया एचडीएफसी एएमसी, एफएनओ सुपरस्टार है ये, 2950 के टारगेट के लिए तेजी, 2729 स्टॉप लॉस का काम करेगा। आज आशीष चतुर्मोता ने चार्ट का चमत्कार में पिक किया है पेटीएम, 1050 का टारगेट ये दे रहे हैं और 920 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अभी अभी जो चर्चा की वो
KNR कंस्ट्रक्शंस की जहां पर एक अच्छा खासा मूव तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। तो सभी काउंटर्स जोश में। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के आखिरी आधे घंटे की चर्चा तो होगी। हम फिर से डे हाई पर पहुंच गए हैं 19,707 पर 195 अंकों की बढ़त पर और निफ्टी बैंक 527 पॉइंट ऊपर। अब इस तेजी को कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेहरबून ईरानी हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट बिग वॉइस में। ब्रेक के बाद आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। बैक बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून, गुड आफ्टरनून। बड़ी रैली मार्केट में और एक दिन के डिक्लाइन के बाद कल ओवरनाइट यूएस में भी डेवलपमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव रहे बॉन्ड यील्ड्स को लेकर, और जो कमेंट्री वहाँ के एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से आई। अब क्या व्यू है आपका मार्केट को लेकर? क्या अब मार्केट ने एक करेक्शन पूरा किया और क्या मार्केट तैयार है हायर लेवल्स पर जाने के लिए? मैं इतना कहूँगा कि आई थिंक जिसको भी आप पूछो कहेगा कि फैक्टर्स अराउंड अस आर बिकमिंग नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। ये मैं 2-3-4 महीने से आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, तो देयर इज डेफिनेटली कॉशन। लेकिन जैसे मैं कहते आ रहा हूँ, कोई बेच नहीं रहा है। नाउ मुझे याद है मार्केट्स का 2-3-4 साल पहले अगर एफआई की कंसिस्टेंट सेलिंग होती थी तो सब लोग डर जाते थे, सब लोग बेचते थे मार्केट में स्टॉक्स को। लेकिन अभी वो हम लोग को देखने मिलता नहीं है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट समवेयर ऑन द लाइन द रेजिलियंस विच इज देयर, ये रेजिलियंस मैंने पिछले 25-30 साल में मार्केट्स में देखा नहीं है कि इतने सारे फैक्टर्स नेगेटिव है। आई ऑल्सो फील दैट देयर इज अ स्टॉर्म ब्रूविंग समवेयर, कहीं पर डर लगता है। सुबह सोचते हैं चलो आज थोड़ा हल्का होते हैं, मार्केट में आते हो, आप देखते हो कि मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो जाके आप बेचते नहीं हो, हल्के होते नहीं हो और थोड़े नए शेयर्स ढूंढते हो। आई थिंक दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर क्वाइट सम टाइम। रही बात ग्लोबल फैक्टर्स की, आई थिंक येस्टरडे ऑल्सो देयर वाज एन इंडिकेशन कि जो अगली फेड मीट होगी उसमें शायद इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ेंगे। वॉज दैट रीजन इनफ फॉर द मार्केट्स टू गो अप? मे बी। बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े कूल होते दिख रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट ये जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जो यूक्रेन रशिया का था, अभी जो इजराइल का शुरू हुआ है, आई थिंक दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी विश्ड अवे इन अ हरी। इट मे और मे नॉट लीड टू एन इम्पैक्ट इमीडिएटली इन क्रूड प्राइसेस, बट समवेयर ऑन द लाइन द वरी इज डिस्टिंक्टली देयर। आई थिंक अब क्रूड ऑयल देखो, अब डॉलर इंडेक्स देखो, US 10-year यील्ड देखो, इन्फ्लेशन देखो, इंटरेस्ट रेट देखो, करेंसी रिस्क देखो, जियोपॉलिटिक्स देखो, आई थिंक नन ऑफ द फैक्टर्स हैव बीन इन आवर फेवर येट। इंडियन मार्केट्स आर स्टैंडिंग टॉल। हम लोग कहते आ रहे हैं कि इंडिया डेफिनेटली इज रिलेटिवली मच मोर अट्रैक्टिव देन अदर मार्केट्स। ट्रू, इंडिया इज इम्यून टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लोबल रिस्क, डेफिनेटली येस। लेकिन द पॉइंट इज कैन दैट कंटिन्यू फॉर एवर? आई थिंक स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पब्लिक सोच रही थी, रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद, डेट के अनाउंसमेंट के बाद मार्केट थोड़ा ठंडा होगा, आज उल्टा हुआ है। So I somewhere feel that the resilience which is there, the money which is keeping on coming in is keeping the markets high. अभी quarterly results आएंगे, quarterly results also if they live up to expectations, I think markets may have some more steam on the upside. लेकिन कहीं पर लगता है कि as state elections come, जो शोर होगा हमारे आजू बाजू में, I think that somewhere will disturb the market. So I think this is the time where जो expensively valued stock है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना इन्वेस्टर को सीखना चाहिए, हल्का होना चाहिए, एंड गो इन फॉर स्टॉक्स इन विच देयर कुड बी अ 10% अपसाइड एंड अ 20-30%, sorry, there could be a 10% downside and 20-30% upside. So right now putting in incremental money in the market has become more riskier than it ever was over the last 1 to 3 years. So I think people will have to be very discreet, very selective, and go and put in money and learn to take money out from extremely obscenely valued stocks. मेहरबून, गुड आफ्टरनून। आपने रिजल्ट्स की बात की। अब कल से टेक्नोलॉजी कंपनियों के नंबर्स के साथ ही वो रिजल्ट सीजन का आगाज होगा, और एक चीज है कि इन स्टॉक्स में करीब 11-12% तक का पैसा बना है इस पर्टिकुलर साल में, जहां पर हम सब जानते हैं कि कमेंट्री फीकी रही है, खराब रही है। अब एक्सपेक्टेशन में इन स्टॉक्स में पोजीशनिंग आ गई, यहां से आगे क्या रणनीति आपकी होगी? क्या आपने पैसा लगाया है पिछले एक क्वार्टर में इन स्टॉक्स में, और क्या बढ़ाना चाहेंगे एक्सपोजर? हर्षदा, मैं कहूँगा कि आईटी, फार्मा और इवन एफएमसीजी टू सम एक्सटेंट
ये तीन सेक्टर में आई डोंट थिंक आई हैव स्टक माई नेक आउट एंड रिकमेंडेड एनीथिंग ओवर द लास्ट 2-3-4 क्वार्टर्स। पर्सनल वेटेज भी मेरा काफ़ी हल्का है ये तीन सेक्टर पे, और मेरा सिंपल आंसर रहेगा आपको। आई थिंक आपने बिल्कुल अच्छी तरह परखा है शायद मेरे माइंड को और शायद मार्केट के माइंड को एज फार एज IT रिजल्ट्स को। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको ओवरऑल मार्केट पर डर लगता है, ओवरऑल आपको लगता है कि कहीं पर चलो मैं पैसे निकालता हूँ, लेट मी बी अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्ट्रीरियन, बहुत बढ़ गया है, पोर्टफोलियो भी अच्छा अप्रिशिएट हुआ है, मुझे थोड़ा हल्का होना है, तो यू कैन समवेयर गो एंड बाय इनटू सम फार्मा, गुड फार्मा कंपनीज, इवन सम गुड IT कंपनी, गुड FMCG कंपनीज। इन शॉर्ट आई थिंक मुझे कोई पॉजिटिव ट्रिगर दिखता नहीं है ये तीन सेक्टर्स में। इतना कहूँगा कि फार्मा सर्टनली द वर्स्ट कुड बी ओवर। IT में कहूँगा कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सारे फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स है जो आप डिफेंड कर सकते हो ये प्रेजेंट प्राइस में, एंड टू सेम एक्सटेंट द सेम अप्लाइज टू FMCG स्टॉक्स। सो डू यू बाय देम जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? सो इफ़ आपको लगता है कि मार्केट में मुझे डर लग रहा है, मुझे सारे रेलवेज, होटल स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स जहाँ मुझे अच्छे पैसे मिले लेकिन मुझे थोड़ा हल्का होना है, कहाँ क्या बाय करूँ, तो यू कैन गो एंड बाय इनटू सम FMCG, फार्मा और इवन एन IT स्टॉक। बट आई डोंट बिलोंग टू दैट ब्रीड। मेरा पर्सनल मानना होता है कि इफ द डाउन साइड इज नॉट देयर और इट इज लिमिटेड, आई विल नॉट गो एंड बाय स्टॉक। आई नॉर्मली बाय स्टॉक ओनली व्हेन आई सी पॉजिटिव ट्रिगर्स अराउंड मी, और मुझे कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स आज की तारीख में एटलीस्ट IT स्टॉक्स में दिखते नहीं है। मैं कहते आ रहा हूँ कि IT में मैं नेगेटिव हूँ, पिछले 1 साल 1.5 साल से कहते आ रहा हूँ, एंड समवेयर द अपॉर्चुनिटी विल कम। अभी के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में मार्जिन्स, इवन द ग्रोथ विल पॉसिबली डिसअपॉइंट द मार्केट, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू एंड in this quarter. It could possibly continue for the entire FY24. So if you feel that a TCS or an Infosys or an SCL Tech are stocks which have not given any returns, but मुझे ये लेना है तो आप जरूर ले सकते हो. Downside will be limited, but for you to make money in the stocks, I think you will have to be a patient investor. ओके महबून, अभी आप जब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जुड़े हमारे साथ इस गुफ्तगू में, आपसे पहले हम एक मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे पूर्वांकरा से, साउथ बेस ये रियल एस्टेट कंपनी जहां पे प्राइस रियलाइजेशंस जो हैं वो करीब 5 से 7% इंप्रूव हुए हैं, डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इस क्वार्टर की सेल्स पिछले क्वार्टर की तुलना में लगभग 80 से 100% ज़्यादा है। आपका रियल एस्टेट पर व्यू क्या है? क्या फ्रेश पैसा डालने का कन्विक्शन आपके पास इन स्टॉक्स में है जो कि मल्टी डेकेड हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 6 ईयर हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 7 ईयर हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं? आपका रियल एस्टेट पे व्यू क्या है इस वक्त मेहरबान, और आपको अगर प्रेफर्ड स्टॉक है तो बताइएगा प्लीज। आई डिडंट हियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सर, कौन से सेक्टर के बारे में आप पूछ रहे हो? मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। रियल एस्टेट आई थिंक आज रियल एस्टेट पे जो हुआ आई थिंक हैज टेकन एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। आई थिंक 7, 10, 15% एप्रिसिएशन जो स्टॉक्स में आए हैं, बीट अजमेरा रियल्टी, बीट पूर्वांकरा, बीट शोभा, बीट लोधा, आई थिंक ऑल दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स हैव गॉन अप शार्पली बिकॉज द नंबर्स जो आए हैं, आई थिंक जो भी नंबर्स रिपोर्ट हुए आज, पूर्वांकरा के रिपोर्ट हुए, आई थिंक अजमेरा के रिपोर्ट हैज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट ऑब्जर्वर। Will this continue? I personally feel कि जो प्रॉब्लम्स रियल एस्टेट सेक्टर को थे, और ये मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है, आई थिंक जो प्रॉब्लम्स थे आई थिंक दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, एंड आई एम रेफरिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंटरी। जो इन्वेंटरी बिल्डअप हुआ था ओवर द ईयर्स विच हैड टेकन क्वाइट अ फ्यू कंपनीज इनटू डीप ट्रबल, आई वुड से, आई थिंक वो सारे प्रॉब्लम्स हैव बीन बिहाइंड देम। रही बात बुकिंग्स की एंड सेल्स की, आई थिंक दे हैव डन pretty well, और जो numbers आए हैं have exceeded expectations. I think this trend could continue for some more time to come. So if I am holding some shares of a real estate sector, I think along with other sectors which I like railways and hotels and infrastructure and capital goods, I will ultimately see the individual stock and take a call. आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछो एक वाक्य में मैं कहूँगा कि I still remain positive on quite a few names in the real estate pack. I think the story is for real. Yes, they have gone up a little bit too sharply. Yes, we have a little bit of concerns in front of us, especially state election है, बाद में April May का election है. I think all this will weigh somewhere on the market, and all the stocks could react, or that could be a pullback. But at the end of it all, अगर आप मुझे पूछे story intact है, as of now मुझे लगता है yes, it is quite intact.
मेहरबान, अब सबकी नज़रें टीसीएस पर हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है टीसीएस से और उस बायबैक को लेकर, और क्या व्यू है इस समय? I think buyback could cap the downside, Anuj. I think the downside may be a little bit limited, and this is to the entire IT pack, if you ask me. आज भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मिड कैप एंड आईटी एंड फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में, आई थिंक वो परफॉर्मेंस में आई थिंक 3%, 3.5% could be for mid caps, the revenue growth in rupee terms, and for the frontline stocks it could be 1.5%, 2%. I would say that among the frontline IT stocks, I think relatively Infosys may post slightly better numbers as compared to the others, but on the whole, I think no trigger according to me, and this is earlier मैंने हर्षदा को भी कहा कि it is not ending with September quarter results. The discretionary spending जो होता है, there is no signs of revival, and therefore there is no major positive trigger for IT stocks. हाँ, TCS का बायबैक अगर आता है, अच्छे भाव में आता है, it is distinctly possible that the downside will get limited as far as TCS goes, and there could be some upside. Is this reason enough to go and buy the stock? As I said earlier, I think since there are not too many positive triggers seen on the horizon as far as IT stocks goes, I'm not in a hurry to recommend IT or buy IT at the moment. मेहरबान, आई अंडरस्टैंड, आपने पहले मेंशन किया हुआ है कि आपको कुछ रेलवे की कंपनियां पसंद है, उसमें कुछ सरकारी कंपनियां भी हैं, लेकिन पीएसयूज एज अ होल उसमें आपका रुझान क्या रहेगा? मिसाल के तौर पर कोल इंडिया जैसा शेयर जो 5% के गेन्स पर है, ईयर टू डेट इसने ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिखाया है, लेकिन बीच बीच में जब भी भागा है अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। दूसरी तरफ ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, कर्टसी ऑयल प्राइस हाइक फिर से रेडार पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कमोडिटी लेड पीएसयू कंपनियों में क्या रुझान है? आई थिंक अगर आप मुझे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को साइड में रखे और पूछे तो आई थिंक आई एम पॉजिटिव ऑन ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया बोथ, बिकॉज आई थिंक एनर्जी स्टॉक्स में जो हो रहा है एसएनपी में राइट नाउ, or the concerns regarding oil, again a 3-figure mark coming for oil, I don't know whether it will come, but there is a possibility it will come. So ONGC, Oil India, distinctly positive. रही बात stocks like maybe a PFC, maybe an REC, maybe a Coal India, maybe a GMDC, I think there is a mad frenzy for these stocks. Do I own some of them? Answer is yes. बेचने का मन नहीं हो रहा है, let me tell you, but yes, at the end of it all एक अच्छा सा पुल बैक कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। बट प्रॉब्लम ऐसा है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में शो के, कि जिसके पास है वो आसानी से बेच नहीं रहा। सो देयर इज अ क्रेज फॉर दिस स्टॉक, देयर इज अ रन फॉर दिस स्टॉक, पीपल आर जस्ट वांटिंग टू बाय मोर एंड मोर ऑफ इट, और एक वन वे राइज हो रहा है सारे स्टॉक्स पे। इज इट पॉजिटिव? आंसर इज पॉसिबली नो, बट द पॉइंट इज अगर मुझे और 5-10% अपसाइड मिलता है तो मैं 10% नीचे डाउनसाइड देखने को भी तैयार हुई। ये मेंटेलिटी हो गई है, एंड सप्लाई ऑफ द स्टॉक्स इज नॉट कमिंग इन अ हरी। So starting with the PSU bank stocks, which I liked, there are stocks like a Coal India, there are stocks like a GMDC, there are stocks like maybe an NMDC also. All the stocks, despite the sharp run-up, मुझे कहीं पर लगता है कि the run-up is possibly not yet over. Okay, मेहरबान, क्या बात है। GMDC, एक बार GMDC का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। सर्किट पर ये स्टॉक और एक शानदार मूव रहा है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में, अपर सर्किट पर अभी 20% का मूव। मेहरबान, क्या हो रहा है यहाँ पर आपके हिसाब से? और क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया है कि है आपके पोर्टफोलियो में, क्या अभी भी रख रहे हैं स्टॉक को? इस डिस्क्लोजर दूंगा कि आई हैव बीन बाइंग इनटू द स्टॉक फॉर क्वाइट सम टाइम अनुज। आई थिंक इसका स्टोरी ऐसा है कि लिथियम की कंपनी है। पिछले 3 साल में कंपनी ने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है। 2 साल कोविड में चले गए और 1 साल आई थिंक लास्ट ईयर वाज हैवी मॉनसून एज फार एज गुजरात गोस, बट दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। कहीं पर 4-5-6 महीने पहले हसमुख आदिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। एटलीस्ट रेपुटेशन है कि वो नो नॉनसेंस ब्यूरोक्रेट है। दे हैव अनाउंस्ड अ ह्यूज कैपिटल आउटले। They have auctioned for 2 coal blocks in West Bengal and they have successfully bid for it and got it. तो लिथियम के साथ एक कोल की स्टोरी होगी। रेयर अर्थ मिनरल्स की उनके पास अच्छे रिजर्व्स हैं जो अभी तक उन्होंने एक्सप्लॉइट नहीं किए, लेकिन दे आर प्लानिंग टू एक्सप्लॉइट इट। इट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द कंपनी। तो अगर कोल देखिए, लिग्नाइट देखिए, लिथियम देखिए, एंड इफ यू टॉक पॉसिबली टॉक ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स विच इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर, दिस इज अ स्टोरी विच कुड बिकम वेरी 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 बिग। अभी 140 वाला स्टॉक अगर 370 रुपया होता है, एक मेजर पुल बैक ऑफ 10-20% ज़रूर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कैन कम।
मेरा पर्सनल मानना है कि इफ़ यू बिलीव दैट दिस कैपिटल आउटले विद दिस कंपनी ने अनाउंस किया है, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक ठाक करेगा, दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो अभी आप लेते हो और एक 15-20% का सडन पुल बैक आता है ऑन द डाउन साइड, आप देखने को तैयार हो, यू कैन बाय इट टुडे। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो इससे स्टॉक पर भाग गया है, पर पॉसिबली वेट फॉर अ करेक्शन विच मे और मे नॉट कम। पॉसिबिलिटी ऑफ अ करेक्शन कमिंग कुड बी ऑन द हायर साइड, क्योंकि इतना शार्प रैली ऑफ नियरली 150-200% पिछले 1-1.5-2 महीने में आ गया है। सो आई वुड से दैट दिस इज द स्टॉक विच इज लुकिंग एक्सपेंसिव एट द मोमेंट, बट विद सॉलिड प्रॉमिस ओवर द नेक्स्ट 1 to 3 years। ऑलराइट, चलिए अब बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब एक बार चलते हैं यतिन के पास, क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं कल की, तो BTST कॉल से पहले एक बार डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी का तड़का लगा है उसका सीधा फ़ायदा डीलर्स उठा रहे हैं, और आज भी बहुत सारे मोमेंटम ट्रेड्स वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। जो 2 टॉप कॉल्स हैं उनमें सबसे पहले है IEX, और यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट 3% नीचे है, और डीलर्स की अगर आप माने तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की यहाँ बाइंग चल रही है, तो शायद 140 से लेकर 145 तक के मोमेंटम टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ डीलर्स जो है वो BTST की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट भी मिड कैप IT में उनको लगता है कि काउंटर में यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 550 से लेकर 555 के लेवल्स के लिए डीलर्स यहाँ खरीदारी करवा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 16% का इजाफा। तो बिरला सॉफ्ट और IEX ये दोनों काउंटर्स पे आज डीलर्स बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप IT में तो वैसे भी काफी तेजी का फ्लेवर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। तो बिरला सॉफ्ट और IEX ये है डीलर्स की पसंद आज डीलिंग रूम में। लेकिन BTST ट्रेड्स के तौर पर क्या उभर कर आ रहा है, चलिए हमारे जानकारों से ले लेते हैं वो कॉल्स भी। कावासा बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बाटा। बाटा का बेस बढ़िया बना है और आज एक अपमूव मिला है बाटा का। ट्रेड कर रहा है 1645, टारगेट है 1670 to 1680, स्टॉप होगा 1635 बाटा। चलिए बाटा हो गई गाबा सर की BTST ट्रेड। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, REC के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऐसा लग रहा है कि अब शायद हमें कल ही ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। REC में काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो REC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 289 के रहेंगे और 300 रुपए तक के टारगेट्स REC के फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, बजाज फिनसर्व मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1630-35 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1610, 1610। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1670, 1675। ओके, 1675 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व। तो तेजी वाले ट्रेड्स हैं ये। मयूरेश, आपके लिए आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है, कुछ चीज डिस्कस हुई है क्या आपके डेस्क पे? हर्षद जी, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक जो रिजल्ट स्टार्ट होंगे और जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं रिजल्ट सीजन का कि कौन से सेक्टर्स पॉजिटिवली प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है उस पर। ऑब्वियसली एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज की हमने बात की, कहीं ना कहीं आई थिंक NBFCs के भी नंबर्स ठीक ठाक आने चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऊपर। हमने कुछ महीनों पहले क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, वी हैड स्पोकन अबाउट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमें लगता है कि अभी जो क्वालिटेटिव NBFCs हैं, NBFCs लाइक चोला एज एन एग्जाम्पल, जो कैपिटल रेज भी हुआ था, वहां पे रिजल्ट्स ठीक ठाक आने चाहिए और कमेंट्री काफी तगड़ी रहेगी। सपोर्टिव कमेंट्री ये भी रहेगी कि जो फेस्टिव सीजन है यहाँ पे ऑफटेक अच्छा खासा हो सकता है, और क्योंकि डेलिक्वेंसीज अच्छे खासे कम हो रहे हैं सिस्टम में, और क्वालिटेटिव NBFCs के लिए जो एक एडिशनल फैक्टर रहता है इनको कैपिटल एडवोकेसी और कैपिटल सपोर्ट का, ये ऑब्वियसली एक बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करता है। इनकी ऑलरेडी स्ट्रेंथन बैलेंस शीट है, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट देगी एडवांसेस ग्रोथ को, और प्रोविजनिंग और जितने रिटर्न रेशियोज की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन फॉर BTST ट्रेड्स हो चुका है पूरा। थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से भी मयूरेश ने टिप्पणी कर दी, आशीष ने टिप्पणी कर दी। अब इस क्लोज को समझते हैं। जरा डायरेक्टर साहब दोनों ही इंडेक्सेस लेके आइए जब अनुज और मैं बात कर रहे होंगे, और दोनों ही इंडेक्स पर एक बार 20 डीमैट ट्रेड ड्रॉ कर दीजिएगा। अनुज, अगर आप हम आज के इस क्लोज को देखें, लेट्स अज्यूम कि ये 690 पे क्लोज आता है, यानी टेक्निकली जिस दिन हमने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 15 सितंबर, उसके बाद फर्स्ट टाइम बहुत कन्विंस कर देने वाला ये क्लोज आ रहा है 20 डेमा के ऊपर। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल करता हुआ, ये 20 डेमा से अभी भी करीब करीब 300-350 पॉइंट दूर है।
निफ्टी के पास एडवांटेज निफ्टी बैंक का है, इस क्लोज को कैसे देखेंगे और अगर हम कैरी करें तो कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा और कहां तक का अपसाइड लग रहा है? बिल्कुल वीरू, तो देखिए मैं अपनी कल की फिर स्ट्रैटेजी पर आ जाता हूँ और क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पर इस समय, क्योंकि अब बस 15 मिनट ही बचे हैं। तो आपको जो भी ट्रेड कैरी करनी है, सबसे पहली चीज़ भूल कर भी कोई शॉर्ट ट्रेड कैरी ना करें इस मार्केट में। कोई भी शॉर्ट ट्रेड इस मार्केट में ना कैरी करें। ये मार्केट बिल्कुल अब पूरी की पूरी तरह से टर्न हो चुकी है और मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया। एक्चुअली ये मेरा व्यू, इवन आपको याद होगा कल भी था, कल भी मेरा व्यू यही था कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, जबकि कल मार्केट काफ़ी गिरा था, फिर भी एक व्यू यही था कि बॉटम बन चुका है। 19,255 का बॉटम बन चुका है। उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया, उसके बाद उस हायर लो को कंफर्म किया। कल की भी कैंडल ने एक हायर लो कंफर्म किया 19,480 और अब तो एक बहुत ही क्लियर हायर लो कंफर्म हो गया कल के मुकाबले 19,565। बैंक निफ्टी में अभी भी और शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, क्योंकि वो 20 डेम और 50 डेम है नॉर्मली गैप के साथ निकलता है। तो देखते हैं कल शायद एक और गैप अप मिल सकता है और निफ्टी के लॉन्ग्स कैरी करें बीरू। अब लॉन्ग्स कैरी करने का टाइम आ गया है और आज का लो का स्टॉप लॉस है। अब आप पूछेंगे कि कल कोई बड़ा गैप डाउन हो गया, तो नहीं आना चाहिए बड़ा गैप डाउन। कोई रीज़न नहीं दिख रहा मुझे बड़ा गैप डाउन आने का। जिस तरीके से यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड कोलैप्स किए हैं, आज यूएस में भी अच्छा फॉलो अप मिलेगा आपको। और अभी तो ये आज रैली का पहला दिन है, रैली का पहला दिन है ये। मेरे ख्याल से ये रैली और अभी 3-4 दिन चलेगी। अब जब तक 19,480 स्क्रीन पर बचा है तब तक हर गिरावट में खरीदारी करें। ये बहुत सिंपल अप्रोच है इस समय मार्केट की। और देखिए आप आईटी का इंट्राडे देख लीजिए, हो क्या रहा है। कोई भी इंडेक्स अगर शॉर्ट कवर प्रॉफिट बुकिंग देख भी रहा है पहले घंटे में, तो सेकंड हाफ में वहाँ पर बाइंग आ रही है, जैसे आईटी में आई आज। उसके अलावा आप रियल एस्टेट इंडेक्स देखिए, आप आज का पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखिए, आप मेटल्स इंडेक्स देखिए, आप सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स देखिए। ये मार्केट जो है ना, ये बहुत बुलिश मार्केट है। और नॉर्मली एक और चीज़ होती है वीरू, मार्केट में बॉटम बनता है कई बार खराब न्यूज़ के साथ। खराब न्यूज़ के साथ बॉटम बनता है मार्केट में। कल एक न्यूज़ खराब थी और प्राइस एक्शन कल वो जो था उसने एक तरीके से कल एक बॉटम बना दिया है आपका। ये मेरा व्यू है इस समय। कैरी करें लॉन्ग पोजीशंस। ओके, कैरी योर लॉन्ग्स, शॉर्ट नहीं करना है फॉर द टाइमिंग। और ये क्लोज मोर और लेस है आपका 19,683 निफ्टी का डिसाइसिव क्लोज, क्योंकि अब हम 317 पे हैं ही, तो मेरे ख्याल से जो एडजस्टेड क्लोज आएगा वो 20 डेमा के ऊपर भी आएगा। और 44,352 निफ्टी आईटी वाकई आज का किंग मेकर का दर्जा एक बार फिर से इसको जाता है, क्योंकि दिन के आखिरी तक टिका रहा अगर निफ्टी हायर लेवल्स पे, तो इसका पूरा श्रेय निफ्टी आईटी को भी जाता है। एक बार जरा डॉक्टर साहब ब्रेथ लेके आइए स्क्रीन पे। आज जब हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 250 अंकों पर निफ्टी बंद हो रहे हैं, ब्रेथ कैसी रही लॉन्ग? कल याद रखिएगा कल प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हुई थी, कल शॉर्टिंग काफ़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल से जब डिजिट्स स्क्रीन पे आएंगे तो उसमें शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा सबसे बड़ा होगा। ये देखिए 58 शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग 102, शॉर्ट लगभग 20 और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल नजर नहीं आई, ना के बराबर थी, मात्र 5। लॉन्ग 102। आइए देखते हैं ये कन्विक्शन कहां पर था। शायद ऑटो, शायद रियल स्टेट, यस स्कॉट्स को बोला 6% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज बिल्कुल 6% ऊपर, कोल इंडिया, मेरे ख्याल से कोल इंडिया अगर मैं चार्ट्स पे देखूं तो ये इसके करियर का 303 पे, यस ऑल टाइम हाई फॉर कोल इंडिया। एनएमडीसी अभी जिक्र हुआ था इसका, इंडस टावर्स, इन सभी काउंटर्स मेटल्स में एक अच्छा मूव था, स्पेशली जब क्लोजिंग के वक्त वो चाइना वाला वो खबर आई। शॉर्ट कवरिंग सिटी यूनियन बैंक पे, बीएचईएल में, श्रीराम फाइनेंस पे, दानी पोर्ट्स में, वन्नापुरम फाइनेंस पे, एनबीएफसीज ने आज काफ़ी अच्छा खासा सेशन देखा और काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी विजिबल थी। और शॉर्ट बिल्डअप, मेट्रोपोलिस हेल्थ आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ, सुबह ठीक ठाक खुला था, उसके बाद कोलैप्स हुआ। ट्रेंड फार्मा और विंडो फार्मा, ट्रेंड सुबह फार्मा ने एक, जिस पर हम बात भी कर रहे थे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन हो सकता है ये, क्योंकि डिफेंसेस पीछे जा रहे हैं, एग्रेसिव स्टॉक्स डिलीवर कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग मैक्स फाइनेंशियल्स में, आईजीएल में, नवीन फ्लोरिन में, एचपीसीएल और सन फार्मा जैसे कुछ काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग था मूव। अच्छा, एक क्लोजिंग में हमने एक मार्क किया था स्टॉक आरईसी, मानस आरईसी मार्क किया गया था 287 की जोन में और ये क्लोज आ रहा है करीब करीब 292। कैरी कर ले इसको भी क्या कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल कैरी कर ले, इसलिए मैंने इसमें बीटीएसटी कॉल भी वीरेंद्र जी दिया है। तो मेरा समझना है कि 300 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 289 के रहेंगे फ्यूचर्स में आरईसी के। तो आरईसी पर एक फेवरेबल ट्रेड क्लियरली है, बीटीएसटी के तौर पर भी चुना गया है। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होकर हम क्लोज करेंगे, लेकिन क्लियरली जो रुझान है वो तेजी की तरफ ही है। एक तो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा कार्यक्रम की शुरुआत में
दो ट्रेड्स आए थे, एक तो नाल्को था, दूसरा हिंडाल्को था। अब एनएमडीसी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि ये पूरा मेटल स्पेस दरअसल अच्छी खासी तेजी में, और चाइना से जो खबर आ रही थी कि वहां पर कुछ और स्टिमुलस पैकेज दिया जा सकता है, ये भी फ्यूल कर रहा है। 150 के लेवल्स पर आज एनएमडीसी जाकर टिकने की कोशिश में। प्रशांत, क्या एक फॉलो थ्रू के लिए कल कुछ मौका मिलेगा? जी हर्षा जी, यहाँ पे पहली बात तो ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है, दूसरी बात बैक बाय वॉल्यूम है, तो बिल्कुल पहली बात कैरी करना चाहिए। और अगर कल फॉलो थ्रू मिल जाता है तो एक स्क्वीज ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबली 160 तक के लेवल भी देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली स्ट्रेंथ है प्लस वॉल्यूम है, तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए। और वॉल्यूम के साथ दरअसल मूव्स आते हुए इस पर्टिकुलर काउंटर में पूरे मेटल स्पेस में आप देखिएगा एक अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई आज उभर कर आई है। अच्छा, एक और पॉकेट सरकारी बैंकों का, कल आपको याद होगा पीएनबी हम डिस्कस कर रहे थे और कल थोड़ी सी शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनी थी Q2 अपडेट को देख। आज ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह से भूल गया। ये जो पुल बैक आया है पीएनबी, बंधन बैंक जैसे ट्रेड्स में, जहां पर लार्जली मंदी की पोजीशंस लोगों को सुझाई गई थी, मानस क्या लग रहा है आज का मूव क्या एक रिवर्सल का साइन है या फिर कुछ और टाइम देंगे, स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक को? देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बंधन बैंक में 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, रिकवरी देखने को मिली है, तो ये अभी भी बाइंग का कैंडिडेट है। 249 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 258 जो पिछला हाई था वो वापस देखने को मिल सकता है। पीएनबी में अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर आपको केवल ब्रेकआउट पे जब स्टॉक 76.50 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, आज सुबह जैसे स्टॉक पे खुल के डिस्कशन हुआ था टीवीएस मोटर्स, सुबह हमने स्विंग अच्छा खासा हासिल कर लिया था, थोड़ा सा बैकफुट पे आके क्लोज होता हुआ, बट क्लोज एस्कॉट्स कुबोटा का आज बहुत शानदार है। सुबह बाजार खुलने से पहले आई थिंक जिस स्टॉक को मैंने मार्क भी किया था, एक टिपिकल फ्लैग, और फ्लैग का जिस प्रकार का ब्रेकआउट होता है, मतलब जैसे कहते हैं 16 आने सच, वैसा ही ब्रेकआउट हुआ इसका। 3406 डे हाई पे आता हुआ, पर ये एक शुरुआत मात्र है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पर मैं अभी इसको इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जो 3400 की एट द मनी और 3500 की जो स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल है, उसमें इनफैक्ट यस 33, 50, 34 सब स्ट्राइक्स में ह्यूज वेरिएशन है। प्रशांत, मुझे मालूम है थोड़ा सा रिस्क तो हम ले सकते हैं इस पे, मतलब ले रहा हूं मैं, वो रिस्क लेने की बात कर रहा हूं। कोई कॉल जो आपको इम्प्रेस कर रही है स्कॉट्स में? जी वीरू जी, इसकी जो 3450 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है करीबन 75, इसको आप एक क्लियर कट 55 के स्टॉप लॉस से अगर ले सकते हो तो मुझे लग रहा है ये रिस्क जस्टिफाइबल हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, तो इसको आप ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड कर सकते हो। 55 का स्टॉप लॉस रख के आप करीबन 110 से लेके 115 तक के टारगेट्स रख सकते हो। एस्कॉट्स एक बेहद शानदार क्लोज की तरफ ये स्टॉक बढ़ता है, ऑल टाइम हाई फॉर एस्कॉट्स। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और जो कि अच्छे क्लोज के लिए बढ़ रहे हैं। देखिए, ओबराय रियलिटी, रियल स्टेट स्पेस में डीएलएफ ने तो ऑलमोस्ट ये करीब 15 साल का हाई है इसका। ओबराय रियलिटी की जो क्लोज है वो बहुत शानदार है। प्लस मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे ओबराय रियलिटी के आज के वॉल्यूम्स, इनफैक्ट अगर मैं वॉल्यूम्स यहाँ ड्रॉ कर पाऊँ, मैं सुबह भी नोटिस कर रहा था, यस इसका पिछले 4 दिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। मतलब पिछले 4 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहे हैं जब इसने जर्नी स्टार्ट करी अपनी 1080 से। और एक स्टॉक जाके जो जाते जाते अपनी थोड़ी सी प्रेजेंस मुझे ऑप्शन शीट्स पे दिखा रहा है, पॉसिबली उसको थोड़ा सा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, और वो है कैनरा बैंक पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। आज बहुत दिनों बाद 20 डे मासिस ने पुल बैक लिया। मैं कुछ सही हूँ क्या मानस? कल के लिए कोई व्यू आपका कैनरा बैंक पे, जिस प्रकार का पुल बैक आया इसमें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में कोई स्लाइड नहीं था ड्यूरिंग द डे, और आप जरा ओआई एडिशंस देखिए करीब करीब 9.25 लाख शेयर हो गए। तो देखिए, अगर ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे होगा, क्योंकि कैनरा बैंक ने भी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। कल से बेहतर क्लोजिंग देखने को मिल रही है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वापस जो 385 का भाव था वो आपको वापस देखने को मिल सकता है। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लेना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। 370 वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जा सकते हैं और 16 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक बार जरा गाबा सर को लेकर आइए। गाबा सर, एक बार जरा भारत फौज देखिए, मुझे याद है ये आपका शायद कल या परसों क्विक सिंगल था, आई थिंक परसों था, 3 दिन पहले। हाँ 3 दिन पहले था ये। अब एक फ्रेश स्विंग हाई पर यहाँ पर क्या भी होगा इस समय भारत फौज पे? ये बढ़िया स्टॉक है भारत फौज,
बाय के लायक है, अब भी ले सकते हैं। 1112 पर ट्रेड कर रहा है, सिर्फ एक स्टॉप लगाइए 1100 का बस। मुझे लगता है 1150 ये एक जोन है, वहां तो जाएगा। और एक बार 1150 चला गया फिर 1200 भी देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन खत्म हुआ और फ्रेश मूव शुरू हुआ है परसों। तो आई थिंक इट्स गुड भारत फौज, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। अच्छा, समीकरण अच्छे हैं इस समय। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पर हैं, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। क्लोज अच्छा हो रहा है। क्रूड भी अभी के लिए 88 के नीचे ही है, तो ये एक और फैक्टर होगा जिसको आप मॉनिटर करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉनिटर करने का होगा वो होगा यूएस बॉन्ड यील्ड्स, क्योंकि कल रात को एक बड़ा डिक्लाइन आया था यूएस बॉन्ड यील्ड में, खासतौर से जो यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है उसमें एक बड़ा मूव आया था। और आज देखते हैं अगर वो मूव कंटिन्यू करता है या नहीं। ये देखिए, ये बहुत शार्प मूव्स हैं। मतलब अगर आप देखें यूएस बॉन्ड में 10 ईयर और 2 ईयर दोनों में, कहाँ हम 4.85 4.9 तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, अब 4.668 पर। ये अगर और नीचे आएगा तो एक और पॉजिटिव फैक्टर होगा मार्केट के लिए। लेकिन इस पर थोड़ा सा नज़र रखेंगे। एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय क्लोज अच्छी हो रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, हालांकि बैन में है ये स्टॉक, लेकिन इसका चार्ट देखिए आज का, और स्पेशली लास्ट के 5 मिनटों में मूव देखिए आप। L&T फाइनेंस में एकदम से एक शार्प मूव आया। उसके अलावा पिडिलाइट लेकर आइए, पिडिलाइट में भी एक शार्प मूव। प्रशांत जी, पिडिलाइट पर एक व्यू दीजिए। अनुज जी, इनफैक्ट पिडिलाइट मेरे रडार पे था सस्ता ऑप्शन के लिए, और इसको ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। एक बेस बन चुकी है, तो इसकी जो 2440 2440 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 47 के आसपास चल रही है। इसको 34 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से पिडिलाइट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप गैदर कर सकता है। तो यहाँ पे जो टारगेट होंगे वो 75 से लेके 80 तक के भी हो सकते हैं। तो 2440 ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया जा सकता है। अगर कैश में ट्रेड करना है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2430। 2430 टारगेट्स अराउंड 2500 से लेके 2520। ओके, तो ये फिलहाल 2520 तक के लेवल्स देखने को क्लियरली मिल रहे हैं। तेजी का मोमेंटम पिडिलाइट में भी जाते जाते कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है रफ्तार दरअसल बढ़ रही है, अच्छा खासा मूव। इनफैक्ट सिटी यूनियन बैंक पर भी एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि वो स्टॉक भी करीब 7% के बढ़त पर ही जाकर टिक रहा है। चलिए अब वॉल की तरफ चलते हैं। आज का क्लोज कैसा नजर आ रहा है वो आपको दिखाते हैं। 19,700 पर वापसी होती हुई दिखाई दी, उसी के आसपास दरअसल आज इंडेक्स जाकर टिकेगा। पूरे 180 अंकों की बढ़त। कल के मुनाफा वसूली के बाद एक बहुत मजबूत पुल बैक। निफ्टी बैंक आज का हीरो, 480 अंकों का इजाफा। यहां पर चाहे आपके दिग्गज बैंक हो, छोटे बैंक हो, पीएसयू हो या फिर निजी बैंक, सब में तेजी देखने को मिली। निफ्टी आईटी एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ। कल टीसीएस के नतीजे शाम को आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और यहां पर आप देखिए पूरा इंडेक्स 270 अंकों की बढ़त पर। बाकी सभी स्टॉक्स, टीसीएस छोड़ बाकी सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ मेटल इंडेक्स में भी आज हमने देखा सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी। वो 2% ऊपर इनफैक्ट इंडेक्स जाकर टिकने में कामयाब है। तो ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के दिन बनता दिखाई दिया है। अब कुछ स्टॉक्स आपको दिखाते हैं जो आज के आउट परफॉर्मर्स है। पहले तो लेकर आइए आप एस्कॉर्ट्स का शेयर। स्टॉक में भरपूर तेजी। वो डैम कैपिटल की रिपोर्ट 5100 के टारगेट वाली स्टॉक में आज 6% की तेजी करके गई है। जबरदस्त खरीदारी, 200 रुपए तक का मूव आज इसमें बनता दिखाई दिया है। आज के आज लगभग 3400 पर आ चुका है काउंटर। इसके अलावा कोल इंडिया एक और दिग्गज प्ले जहां पर 5% तक का इंट्राडे मूव देखने को मिला। यहां पर भी पूरे जोश में, ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन हाँ खरीदारी जरूर हुई है। 5% के गेन्स। ऐसा ही एक मिड कैप काउंटर है जीएमडीसी का, जो फाइनली आज 20% के अपर सर्किट पर जाकर टिका है। आज इन पीएसयू स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है और एक लंबी फेहरिस्त है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। तो ये कुछ काउंटर्स है जिन्होंने क्लियरली आज आउट परफॉर्म करके दिखाया। अब लेकर आइए आप कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स टेक्नोलॉजी में जहां पर तेजी बनती दिखाई दी। बिरला सॉफ्ट मिसाल के तौर पर, L&T टेक सर्विसेज, LTI माइंडट्री, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनकी कल थोड़ी सी बातचीत हो रही थी। वहां पर आधे 1% तक के गेन्स देखने को मिले हैं, लेकिन बिरला सॉफ्ट एक बाय फार आउट परफॉर्मर रहा है आज का। यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। और इन्फोसिस जिसके नंबर्स परसों आएंगे HCL टेक के साथ, वहां पर भी करीब 1% तक के मूव्स देखने को मिले। तो ये कुछ मूवर्स रहे हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों में। सरकारी बैंकों में हमने देखा है यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स में तेजी, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स में खरीदारी देखी गई और वो इंडेक्स भी करीब 1.5-2% ऊपर जाकर टिकता हुआ। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर आपको साफ नजर आया
आएगा कि किस तरफ ज्यादा तेजी। आज देखिए पूरी स्क्रीन उलट गई है, खरीदारी वाले सौदे ढेर सारे हैं। कोल इंडिया जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जाते जाते आज देखिए अदानी पोर्ट भारती में भी अच्छी खासी खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। 2.5% भाग चुका है भारती। वहां कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी देखने को मिली है। ऑटो कंपनियों में टाटा मोटर्स, M&M जैसे प्लेज तेजी में रहे हैं। मारुति में आज हमने देखा खरीदारी का ही सौदा बनता दिखाई दिया है। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स आज चले। JSW स्टील में तेजी बनती दिखाई दी। तो ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिला। थोड़ी सी बैकफुट या फिर मुनाफा वसूली पर आज चुनिंदा फार्मा कंपनियां आई। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली थी। आज एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक भी थोड़े से सॉफ्ट साइड पर रहे और TCS ठीक नंबर से एक दिन पहले कुछ शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे, कमेंट्री और ऑफ कोर्स बायबैक पर ज्यादा डेवलपमेंट्स आती हुई दिखाई देंगी। तो 180 अंकों का इजाफा 19,692 पर, डे हाई या फिर डे के पीक पर नहीं, लेकिन तेजी में इंडेक्स जाकर टिका है। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। आशीष और नीरज के बीच का जो आज का मुकाबला रहा है उसमें आप देखिए मजगांव डॉक 5% ऊपर, जीनस पावर 5% के गेंस, BEL 3% ऊपर और फिनिक्स मिल में भी 3% तक की तेजी रही। ये आशीष के आउट परफॉर्मर्स हैं। नीरज ने इनफैक्ट कुछ मंदी वाले ट्रेड्स भी चुने थे, लेकिन तेजी में 6% के गेंस कीस्टोन रियल्टर्स में, दिलीप बिल्डकॉन 3% के गेंस पर, स्टार हेल्थ और उज्जीवन सॉफ्ट साइड पर है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के अंश नजर आए। बिल्कुल शानदार क्लोज मार्केट के लिए और निफ्टी 19,700 पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, सीरीज का हाईएस्ट पॉइंट। और आज की हाईलाइट रही बैंक निफ्टी की वो शॉर्ट कवरिंग जो इसको ले गई 44,379 पर। कल ध्यान रखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और परसों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो समीकरण बदले और क्लोज अच्छा। वीरू कल मिलेंगे। बिल्कुल बुधवार, बिल्कुल वीक के हफ्ते के मिड में सुबह होगी फिर मुलाकात मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी में। आहिस्ता मेरी अनुज, आशीष और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार।